फाइनल ट्रेड की करते हैं शुरुआत। उससे पहले पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक के नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं और मुनाफे का आंकड़ा बेहद खराब है। 411 करोड़ का मुनाफा आया है स्टैंड अलोन बेसिस पर। ये 1105 करोड़ से घटकर 411 करोड़ का आपका मुनाफा आते हुए दिख रहा। हमारा अनुमान 1050 करोड़ का था, तो अनुमान से तो बेहद खराब आपके नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। पीएनबी फर्स्ट कट नंबर्स ने किया है डिसअपॉइंट। नेट इंटरेस्ट इनकम ये फिर भी अच्छी आपको आती हुई दिख रही है। 8271 करोड़ की आपको एनआईआई दिखी है, वो आंकड़ा फिर भी ठीक है, अनुमान से थोड़ा बेहतर है, बट मुनाफे का आंकड़ा गिरकर आया है। ग्रॉस एनपीएस में आपने गिरावट देखी है, 11.25% से गिरकर 10.5% के ग्रॉस एनपीएस आपको आते हुए दिखे हैं। ओवरऑल ग्रॉस एनपीए के एडिशन में भी आपने गिरावट देखी है, बट मुनाफे के फ्रंट पर डेफिनेट डिसअपॉइंटमेंट जहां तक पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक का सवाल है। बाजार का आखिरी 1.5 घंटा उतार चढ़ाव के बीच कारोबार, लाल और हरे निशान के बीच झूलता हुआ बैंक निफ्टी और 18,100 के आसपास निफ्टी। बेहद इंटरेस्टिंग कारोबार है क्योंकि आज की क्लोजिंग है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। बचे हुए 1.5 घंटे और कल की करेंगे तैयारी। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। समझेंगे अनिल जी से बाजार का एक्शन क्या लेवल से इंपॉर्टेंट, अब वहां से रिवर्सल आएगा या नहीं, और जो इतने सारे नतीजे आ रहे हैं उनका भी करेंगे विश्लेषण। पहले तो बताएं सर, इस दोपहर की बड़ी बातें क्या है? आज तो सब कुछ बड़ी है, सब बड़ी, छोटा कुछ है ही नहीं। बढ़िया सेंचुरी मार्कर निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर है, 18,100 के आसपास। बैंक निफ्टी 41,300 के आसपास है, एकदम सुस्त। सेंसेक्स 250 पॉइंट मजबूत है, चुस्त। तो आधा परसेंट की मजबूती आपको निफ्टी सेंसेक्स में दिखेगी, लेकिन बैंकिंग शेयर थोड़े से हल्के कमजोर हैं। एक अच्छी तेजी दिखाने के बाद जो ब्रेकआउट बना था उसके बाद में ये है इंडेक्स की बड़ी बात। अक्टूबर बिक्री के आंकड़े आने के बाद ज्यादातर ऑटो स्टॉक्स दबाव में आपको नजर आएंगे, प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी है, लेकिन इसकी भरपाई कर रहे हैं 3 ऐसे सेक्टर जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से ज्यादा जुड़े हुए हैं। मेटल, आईटी और फार्मा 1.5 से 2% मजबूत है। दुनिया भर के बाजारों की तेजी का फायदा ये उठाते हुए आपको नजर आएंगे। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन भरपूर है तेजी का, और डाउ फ्यूचर्स मजबूत खुला और मजबूत हुआ। उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, और अब दिन के ऊपरी स्थानों पर डबल सेंचुरी मारता हो पूरे 200 पॉइंट ऊपर। एक बार दिखा दीजिए डाउ फ्यूचर, अच्छा लग रहा है देखने में। 2000 नहीं सॉरी 20,000 हो गया, 200 200 लगाते ही तो ज्यादा हो जाएगा। तो 200 पॉइंट ऊपर आपको डाउ इस वक्त नजर आएगा, और नैस्डैक भी पीछे नहीं है, 1% की तेजी, 125 पॉइंट ये भी ऊपर है। तो दमदार एक्शन। यूरोप में भरपूर रफ्तार है, 1.5% तक यूरोप के बाजार आपको मजबूत नजर आएंगे। हरियाली ही हरियाली है पूरी दुनिया में। अजी लगातार 7वां ऐसा दिन होगा डाउ पॉजिटिव रहेगा। 6 दिनों से पॉजिटिव क्लोजिंग दे रहा है डाउ सर। बिल्कुल होना ही चाहिए, और अच्छी मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है। पर थोड़ा हमारे डोमेस्टिक फैक्टर्स के बारे में बात करें। इंटरनेशनल फैक्टर्स तो आपने सुबह भी कहा था कि अब थोड़ा आगे आने वाले कुछ समय के लिए हमें इंटरनेशनल मार्केट्स पर ध्यान रखना पड़ेगा हमारे मूवमेंट के लिए। हमारे जो बैंक्स हैं उनके नंबर्स भी आ रहे हैं, और थोड़ी परफॉर्मेंस भी बैंक्स की आज ज्यादा सुस्त रही है, बाकी सेक्टर्स फिर भी संभाल रहे हैं। ये सब देखो मत दीजिए। अच्छा, अपने काम की चीज। हाँ, काम की चीज क्या? लेवल्स। निफ्टी हाई कहाँ है? 175, एग्जैक्ट 18,175। बेचने की रेंज कहाँ थी? 175 से 265। यस, अब एग्जैक्टली 18,175.80 वहां से घुमा। क्लियर है? बिल्कुल। लो का मना है 18,050 के आसपास, 60 के आसपास, 18,075 के आसपास का जो है वहीं पर लो है। एकदम परफेक्ट है आप इस मार्केट में, कहीं कोई समस्या नहीं। अब आ जाइए जरा बैंक निफ्टी की तरफ। जब सुबह भी आप ऊपर खोले तो हम ये बात कर रहे थे 41,300 तक लेना बनता है। यस, आज का लो एग्जैक्टली कल की क्लोजिंग के आसपास 41,216 है। अभी वही 41,300 पे है। बिल्कुल हाई मजेदार है। और अब मैं भी क्या करूं, मेरा बैंक निफ्टी से प्यार नहीं चाहते हुए भी बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है मैं बताऊं। बात मानता है। हाँ, मतलब ऐसे कौन मानता है बात? ऐसे तो कहीं कोई मेरी और कोई भी नहीं मानता जितना बैंक ने इतना आज्ञाकारी। कैसे? हमारा ये कहना था कि 41,530 के ऊपर निकलने के बाद सीधा 41,825 का लेवल होता है। उसके बीच में कोई लेवल ढंग का है नहीं। 300 पॉइंट की नॉन स्टॉप रही है। इसलिए मैंने मेरी मर्जी से बिना किसी साइंटिफिक रीजन के, बिना किसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के, मैंने 41,675 का मेरी मर्जी से निकाला है। यस, बराबर। आज का हाई देखिए 41,677। अब इससे ज्यादा तो कोई क्या मानेगा? मतलब नहीं मानने वाली बात भी नहीं मानने वाली बात भी बैंक निफ्टी ने मानी। एग्जैक्टली 41,600। किसी को आप 750 बोल देते तो नहीं, कैसे बोल देता मैं? मेरे भी तो इमोशंस हैं भाई। सो इसलिए गए हो बैंक निफ्टी और वहीं से घुमाए। सो परफेक्ट सेल रेंज से भी घुमाए। 41,550 से 525 से 825 की जो रेंज है उसमें 675 का लेवल है, वहां से घुमाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, बैंक निफ्टी बाय रेंज में आ रहा है। सिंपल है दीप,
41,100 से 41,300 में लेना है। 300 में लीजिए, 200 में लीजिए, 100 आए तो और लीजिए। ओके, ठीक है। 41,100 से 41,300 की रेंज में लेना है, 41,400 से 41,600 की रेंज में देना है। ठीक है। ठीक है, वहाँ से सिंपल है। निफ्टी 18,125 से 18,025 की रेंज में लेना है। ठीक है, ऊपर में 18,175, 18,250 की रेंज में देना है। तो आप नीचे में धीमे धीमे टुकड़ों में लेते रहिए, धीमे धीमे टुकड़ों में देते रहिए, कोई टेंशन मत लीजिए। अच्छा है मार्केट, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, एक तरफा चलना भी नहीं चाहिए। हर लेवल पर डिमांड सप्लाई है, दोनों तरफ हो रहा है, खरीदारी का भी मौका, आपका कन्विक्शन है, लीजिए। और सुबह भी आपने पूछा था, मैंने ये बोला बेचना है, बेचने से डरना नहीं है, जरूर बेचना है। मैंने मना नहीं किया बेचने के लिए, बिल्कुल। कि दोनों तरफ की ट्रेड बनेंगे, लेते रहिए। पोजिशनल व्यू पॉजिटिव साइड पर ऊपर की तरफ है, मौके दोनों तरफ, लेवल से खरीदिए, लेवल से बेचिए। और अब बचे समय के लिए सिर्फ एक ही चीज तो ध्यान रखनी है आपको। क्या 18,125। हाँ, ये क्लोजिंग चाहिए। इसके ऊपर की क्लोजिंग वहीं पर है, लगभग अच्छी बात है। थ्रू द डे 18,125 लेवल्स पे परेशानी नहीं हुई। हाँ, लगभग हमने काफी समय तो क्लोजिंग 18,125। लेट्स सी क्या होता है। बैंक निफ्टी क्लोजिंग आपकी 41,500 के ऊपर हो तो और भी बढ़िया, बट अदरवाइज ठीक है, लेट्स सी। ठीक है, तो चलिए, बैंक निफ्टी थोड़ा लड़खड़ा है, बट परेशानी की बात नहीं है, लेवल्स रिस्पेक्ट कर रहा है। ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली भी आई, निचले स्तरों से खरीदारी भी आ सकती है। एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे, लेंगे उनकी भी स्ट्रैटेजी, उनके भी स्टॉक्स, और थोड़ी देर में एनर्जी डेटा भी बताएंगे। आइए तब तक आपको बता दें खबरों वाले शेयर्स आज के और कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स जो बाजार की नजर में रहेंगे। कुशल और अरमान दोनों हैं तैयार। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स बाजार के लिए। गुड आफ्टरनून दीप। इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स के लिहाज से अभी भी निफ्टी से अदानी पोर्ट्स और साथ ही टेक महिंद्रा और यूपीएल ये अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगे। इनफैक्ट एफएनओ स्पेस से चंबल फर्टिलाइजर, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस समेत वोल्टास भी अपने नंबर्स डिक्लेयर करते हुए दिखेंगी। इनफैक्ट यूएस में फेड की 2 दिनों की बैठक शुरू होगी और कल इसका फैसला सुनाया जाएगा। कल के दिन में एफएनओ स्पेस से डालमिया भारत, एफएसएल और साथ ही एमएनएम फाइनेंशियल सर्विसेज इसके नंबर्स आने वाले हैं। त्रिवेणी टर्बाइन पर भी नजर रखिए, यहाँ पर नतीजों के साथ साथ कंपनी बायबैक पर भी बोर्ड बैठक करती हुई दिखेगी। तो देखना होगा कितने करोड़ का बायबैक होता है और क्या प्राइस रहती है। आईपीओ के लिहाज से डीसीएक्स सिस्टम्स इसका आईपीओ बंद होता हुआ नजर आएगा। कल आखिरी दिन रहेगा यहाँ पर सब्सक्राइब करने के लिए। 500 करोड़ का ये इशू साइज है। और साथ ही फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, एक आईपीओ बंद होगा तो दूसरा आईपीओ शुरू होता हुआ नजर आएगा और कल से लेकर ये 4 नवंबर तक खुला रहेगा। अतुल लिमिटेड, यहाँ पर भी स्पेशल डिविडेंड जो इन्होंने ऐलान किया था उसकी एक्स डेट है कल के दिन में। यूएस में फेड पॉलिसी पर फैसला आएगा। साथ ही जापान की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग भी जारी होते हुए दिखेंगे और ओपेक बैठक का भी फैसला कल के दिन में आपके सामने आता हुआ दिखेगा। अंत में 3 नवंबर गुरुवार यहाँ पर निफ्टी से एचडीएफसी लिमिटेड, हीरो मोटोकॉर्प और अदानी एंटरप्राइजेज अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगे। एफएनओ स्पेस से अमर राजा बैटरीज, कोरोमंडल इंटरनेशनल, एचपीसीएल, रेन इंडस्ट्रीज समेत एसआरएफ और वोडाफोन आइडिया इनके नंबर्स पर आपको नजर रखनी है। आरबीआई एमपीसी की जो एडिशनल बैठक है वो 3 तारीख को होगी। साथ ही पिरामल फार्मा यहाँ पर ये ट्रांसफर होगा टी ग्रुप से बी ग्रुप में। एसपी एपरल्स का जो बायबैक है वो भी शेयर्स का होता हुआ दिखेगा। ऑफर पीरियड 3 नवंबर से खुलेगा और 17 नवंबर तक ये खुला रहेगा। आईपीओ के लिहाज से ग्लोबल हेल्थ का आईपीओ भी खुलता हुआ दिखेगा। कुल मिलाकर इशू साइज 2200 करोड़ रुपए का है लगभग। और बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल, इस पर भी ध्यान रखना है। तो आईपीओ की लगातार जो है आपको ये ओपन होते हुए दिखेंगे। एक्स डेट में डाबर, कोफोर्ज, लॉरस लैब्स, नवीन फ्लोराइन, श्रीलक्ष्मी मेटल उद्योग, जो कंपनियां हैं अपोलो, एपीएल, अपोलो ट्यूब्स और अपोलो ट्राइकोट, इसके अमेलगमेशन की भी एक्स डेट होगी। जापान में छुट्टी रहेगी। यूके के बाजारों में बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी भी आपके सामने आएगी। ओके, तो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स अभी भी एक्शन में दिखेंगे। फेड की पॉलिसी, बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी रहेगी। नतीजे की भी लंबी लिस्ट है। आइए, जो आज नतीजे आ चुके हैं अब तक, सीएमएस इन्फो के नंबर्स तो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, बट और कौन से नतीजे आज आ चुके हैं पहले इनके बारे में जानते हैं अरमान के साथ। गुड आफ्टरनून अरमान, बताइए। जी, सन फार्मा के नतीजे आए हैं। सन फार्मा में अगर आप मुनाफे की बात करेंगे, मुनाफा लगभग 29% बढ़कर आया है। वहीं आय भी लगभग 14% बढ़कर आती हुई दिखी है। हालांकि जो मार्जिन्स हैं, मार्जिन्स मेंटेन रहे हैं 17% पर। वर्लपूल यहाँ पर लगभग आय तो फ्लैट रही है पर मार्जिन्स में आपको कट होती दिखेगी। वो 8% से घटकर 5.5% पर आए हैं और मुनाफे में आपको 88% का कट दिखेगा। पर Q2 FY22 जो था वहाँ पर एक्सेप्शनल प्रॉफिट था लगभग 325 करोड़ का। नाइका यहाँ पर मुनाफा 1.2 करोड़ से बढ़कर लगभग 4 करोड़ पर आता हुआ दिखा है और कामकाजी मुनाफा भी लगभग 118% बढ़कर आया है और मार्जिन्स में भी थोड़ा इंप्रूवमेंट देखा गया है। 3.2% से बढ़कर 5% पर आते हुए दिखे हैं। धानुका एग्रीटेक
यहाँ पर मुनाफे में 15% की बढ़ोतरी है। वहीं मार्जिन्स जो हैं वो लगभग 18.75% से घटकर लगभग 18% के आसपास आए हैं। उसी के साथ साथ बोर्ड ने शेयर बायबैक को मंजूरी दी है। 850 के भाव पर जो है बायबैक को मंजूरी दी है और ये जो टोटल अमाउंट है जिसका बायबैक जितना का वो बायबैक करेंगे वो है 85 करोड़ का। और जो रूट बताया है कंपनी ने वो है टेंडर रूट के जरिए जो है वो बायबैक करने वाले हैं। और अंत में वरुण बेवरेजेस पर अगर नतीजे देखेंगे तो मुनाफे में लगभग 60% के आसपास की बढ़ोतरी है। वहीं आप अगर कामकाजी मुनाफा देखेंगे, कामकाजी मुनाफे में 42% की बढ़ोतरी आती हुई दिखी है। और उसी के साथ साथ अगर आप आय देखेंगे तो आय भी लगभग 33% बढ़ी है। तो ओवरऑल मार्जिन्स या अगर आप मुनाफा देख लीजिए सब में अच्छी खासी बढ़ोतरी दिखी गई है। ओके, तो ये है आपके लिए नतीजे जो अब तक आ चुके हैं। बट अरमान, कुछ खबरें भी हैं आज, बताएं इनके बारे में भी। जी, अलेम्बिक फार्मा, इनको यूएस एफडीए से एक इंजेक्शन को मंजूरी मिलती हुई दिखी है और ये जो इंजेक्शन है इसका उपयोग जो है एसिडिटी या अल्सर के उपचार के उपयोग में किया जाता है। बासफ, कर्नाटका हाईकोर्ट से कंपनी के पक्ष में फैसला आता हुआ दिखा है। केस ये था कि सेंट्रल सेल्स टैक्स अपीलेंट अथॉरिटी है, उन्होंने लगभग 760 करोड़ की जो है सेल्स टैक्स देने का आदेश दिया था और उसको कर्नाटक हाई कोर्ट ने उस आदेश को खारिज किया है। सोलार एक्टिव फार्मा, यहाँ पर अगर आप विशाखापट्टनम यूनिट को जो है इनको आइब्यूप्रोफेन एपीआई के उत्पादन के लिए मंजूरी मिलती हुई दिखी है। शुगर स्टॉक्स पर भी आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इस हफ्ते इथेनॉल के दाम बढ़ाने पर ऐलान जो है वो संभव है। कैबिनेट से एथेनॉल के दाम बढ़ाने की जो मंजूरी है हो सकता है इसी हफ्ते आ जाए। आईसीआईसीआई बैंक, जिसमें एमसीएलआर की दरें में 0.2% की बढ़ोतरी है। और अंत में कुछ ब्लॉक डील्स हैं जिसमें एक्सिस बैंक 3.82 करोड़ शेयर्स, पीएफसी लगभग 10 लाख और एनटीपीसी भी लगभग 10 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए। ओके, तो ढेर सारी खबरें, ढेर सारे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बढ़ाते आगे एक्सपर्ट्स के दमदार पैनल के साथ कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी हैं तैयार। जय ठक्कर, सिमी भौमिक, सिद्धार्थ सैदानी साहब भी जुड़ चुके हैं और हिमांशु गुप्ता जी भी हैं तैयार बिगुल के साथ। हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी। गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनिल जी, खरीदारी करनी है भारत फोर्ज में। ये स्टॉक लगातार जब से 800 रुपए के ऊपर चलना शुरू हुआ है, ग्रेजुअली इवेंचुअली छोटी छोटी कंसोलिडेशन के बाद हायर हाइज बनाता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि आज के सेशन में भी जिस तरह से डेरिवेटिव्स डेटा पोजीशनड है, जिस तरह से चार्ट्स पोजीशनड है, ये स्टॉक एक अच्छी मूव यहां से दिखाने का पोटेंशियल रखता है। तो भारत फोर्ज में खरीदारी करके चल सकते हैं। और अनिल जी, यहाँ पर ऑप्शन स्ट्रेटजी रहेगी 840 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन, जो कि अभी 32 रुपए पर ट्रेड कर रही है। यहाँ पर 30 से 32 रुपए पर खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 24 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट रहेगा 40 रुपए और 46 रुपए। भारत फोर्ज 840 की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में खरीदारी करके चलने की सलाह। ओके, भारत फोर्ज में ऑप्शन के जरिए खरीदारी करने की राय हिमांशु जी की तरफ से। आइए बढ़ते हैं आगे। कुणाल जी, राकेश जी भी तैयार हैं अपने चार्ट कॉर्नर के साथ। बताएं सर। अनिल जी, देखिए, खरीदारी की राय है और खरीदना है L&T इन्फोटेक, जिस पर हमारी खरीदारी की राय है। स्ट्रक्चर बहुत ही शानदार है अनिल जी और बाकी सारे आईटी कंपनीज को ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है। एक फ्रेश ब्रेकआउट 4800 के ऊपर आता हुआ दिख रहा है और हमें लग रहा है कि स्टॉक 5000 की ओर कूच कर रहा है। तो इन स्तरों पर बाय करके चलें। ओवर टू राकेश जी। अनिल जी, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है 200 रुपीज का अपमूव ये स्टॉक दिखाने का दमखम रखता है। 4757 4757 का स्टॉप लॉस लगाना है। 5000 के एक मुश्त टारगेट के लिए एलटीआई है हमारा चार्ट कॉर्नर पिक। ओके, एलटीआई चार्ट कॉर्नर पिक। बंसल जी, हमारी टीम बता रही है आपने डिस्क्लेमर भेजा है आज। जी अनिल जी, डिस्क्लेमर भेजा अनिल जी और कुणाल जी का डिस्क्लेमर ऑन द वे है अनिल जी। अच्छा, कोई खास जैन साहब से इंस्पायर हो गया आप? अनिल जी, जैन साहब ने इंस्पिरेशन नहीं, काफी कुछ उन्होंने इंस्पिरेशन ज्यादा ही दे दी है। वो होती थी ना, छोटे होते अनिल जी एक टीवी पे ऐड आता था, मुगली घुट्टी 555। हाँ, तो ऐसा ही अनिल जी कुछ हुआ है। वो रेडियो पे आता था, टीवी पे कभी नहीं आया। मुगली गुट्टी का कब टीवी पे आया सर? एक मिनट जरा चेक करा लो। अनिल जी देखिए, हमारे जमाने में तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था ना। अनिल जी, हमारे टाइम पे तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था, तो तब के टीवी और रेडियो अनिल जी दोनों बराबर थे अनिल जी। अच्छा, बाय द वे, कुशल और दीप तो ऐसे देख रहे हैं किसकी बात क्या है? कोई आइडिया ही नहीं, पहली बार सुना है। नहीं, कुणाल जी कभी टीवी पे देखा आपने? वो तो रेडियो वाला एड था। है क्या ये?
अनिल जी देखिए, अब इससे अनिल जी स्वयं बंसल जी ने अपनी विकेट बता दी। अनिल जी कितने पुराने खिलाड़ी है बंसल जी। अनिल जी आज पता लगा रेडियो के जमाने के। अच्छा, सिद्धार्थ जी कुछ रोशनी डालना चाहते हैं जी। सिद्धार्थ जी। नहीं अनिल जी, ये तो मेरे जनरेशन का ऐड है ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं है। इसके लिए भी बताना जरूरी था। उसका वो था, बच्चे होंगे स्वस्थ, फले फूलेगा इनका बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली गुट्टी 455। सही बात है, यही हो सकता है। अच्छा, ये जो हेल्थ ड्रिंक था वो है ना, पैदा होते बच्चों को है ना वो गुट्टी दी जाती ना, उसका था, जिससे कि वो दांत वांत निकले तो दर्द कम हो बच्चों को, ये सारी चीजें। बंसल जी यही वाली पी थी ना आपने? बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल ये वाली चीज थी। जैसे अनिल जी ये ना सब गलत है कि मेरे जमाने का ऐड नहीं है। अनिल जी इज ऑल अबाउट जीके आईक्यू वगैरह है। तो एक चीज अनिल जी साबित हुई कि इन सबका जीके आईक्यू खराब है। हाँ। सबसे टॉप का जीके आईक्यू आपका है और उसके बाद मेरा नंबर आता है अनिल जी। चलो अपन दोनों एग्री है, बाकी की छोड़ दो, अपने क्या फर्क पड़ता है। आपने मैंने मान लिया, बात खत्म। आइए बढ़ते आगे। ऑटो सेल्स के नंबर आ चुके हैं अक्टूबर महीने के। कैसी रही अलग अलग कंपनियों की बिक्री, बताने के लिए तैयार है कुशल हमारे साथ। कुशल बताइए ऑटो सेल्स के नंबर्स कैसे हैं? सर नंबर्स लार्जली जितनी अच्छी एक्सपेक्टेशंस थी पैसेंजर व्हीकल्स में लेकर कंपैरेटिवली उतने अच्छा आउट परफॉर्मेंस तो नहीं नजर आया, हालांकि एज पर एस्टिमेट नंबर्स जरूर आए हैं। पर सबसे पहले मारुति सुजुकी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 21% की ग्रोथ रही है। 1,67,500 यूनिट से ज़्यादा कंपनी ने बेचे हैं, जबकि हमारा अनुमान 1,75,000 यूनिट्स का था। जबकि टाटा मोटर्स एज पर एस्टिमेट नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। घरेलू पैसेंजर व्हीकल्स में 33% की ग्रोथ दिखाकर 45,217 यूनिट्स कंपनी ने बेचे हैं, जबकि हमारा अनुमान 45,300 यूनिट्स का था। तो जितना अनुमान था उसके आसपास टाटा मोटर्स ने प्रदर्शन किया है पैसेंजर व्हीकल्स में। जहां तक टू व्हीलर्स की बात है, डेफिनेटली बजाज ऑटो क्लियर आउट परफॉर्मर रहा था। जितना एक्सपेक्टेशंस थी उससे आउट परफॉर्मेंस किया है। हालांकि 13% की डिग्रोथ टू व्हीलर्स में इनकी देखने को मिल रही है और टोटल सेल्स में 10% की गिरावट भी आती हुई दिखी है। कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें तो VECV ने आउट परफॉर्म किया है। यहाँ पर 6,000 यूनिट से ज्यादा कंपनी ने बेचने में सफलता प्राप्त की, जबकि हमारा अनुमान 5,800 यूनिट, यानी कि पिछले साल के मुकाबले लगभग फ्लैट रहने का अनुमान था, उसके मुकाबले 4% की ग्रोथ आई है। अशोक लेलैंड अनुमान से थोड़े से कमजोर नंबर 16,500 का एस्टिमेट था, उसके मुकाबले 14,863 यूनिट्स आए हैं। और टाटा मोटर्स यहां पर अगेन एज पर एस्टिमेट्स परफॉर्मेंस दिखाई है। 32,900 यूनिट्स के अनुमान के मुकाबले 32,912, तो जितना अनुमान था उसके एज पर एक्सपेक्टेशंस टाटा मोटर्स के नंबर्स आते हुए दिखे। ट्रैक्टर्स की बात करें, ऑन द सरप्राइजिंग मूव जहां पर हमने गिरावट का रुझान बनाया था, 13,500 यूनिट्स के मुकाबले 12,400 का एस्टिमेट्स था हमारा, 14,500 यूनिट्स कंपनी ने दर्ज किए। तो एस्कॉर्ट्स ऑन द कॉन्ट्रेरी इस बारी अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखा अक्टूबर महीने में। उल्टा हो गया। यस। तो ट्रैक्टर्स की सेल्स सुस्त होनी थी, वो अच्छी आ गई। कार्स की सेल्स बढ़िया होनी थी, वो उतनी अच्छी नहीं आई हैं। ये आपके लिए अपडेट आ रहा है। शुक्रिया कुशल, ये डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। कुछ और नंबर्स अभी भी बाकी हैं, वो भी जैसे जैसे आएंगे उनके बारे में हम आपको बताएंगे। आइए, सिमी जी की कॉल है तैयार, बिगुल उनके लिए सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स। गुड आफ्टरनून सिमी जी, बताएं मैम। वेरी गुड आफ्टरनून दीपांशु, वेरी गुड आफ्टरनून अनिल जी। अब एक स्टॉक में बहुत बढ़िया सा शानदार सा ब्रेकआउट देखने को मिला है। मेरा फेवरेट स्टॉक है SRF में बहुत बढ़िया सा ब्रेकआउट देखने को मिला है और ये ब्रेकआउट डेली चार्ट में मिला है। हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट, इनवर्स हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट फॉर्मेशन है और फॉर्मेशन कल शायद मुझसे पूछा था अनिल जी के SRF को कब खरीदेंगे। मैंने कहा था कि 2600 जिस दिन क्रॉस करेगा उस दिन बड़ा वाला ब्रेकआउट इसमें देखने को मिलेगा और 2600 के बाद मिनिमम टारगेट 2750 का बनता है। तो 150 पॉइंट का रैली मैं करंट लेवल से एक्सपेक्ट कर रही हूँ। SRF में खरीदारी करके चलेंगे, 2600 से नीचे ही स्टॉप लॉस लगाएंगे, 2590 का स्टॉप लॉस के साथ SRF को खरीद कर चलेंगे। 2750 का पहला टारगेट, 2780, 2820, ये 3 टारगेट्स के लिए SRF को खरीद कर चलेंगे। ओके, तो SRF सिमी जी का फेवरेट स्टॉक और अभी अभी आपकी स्क्रीन पर एक बढ़िया ब्रेकआउट भी इस पर आपके आते हुए दिख रहा है। 3% ऊपर है SRF, रखिए इस पर नजर है। सिद्धार्थ जी की कॉल भी बिगुल उनके लिए सुपर सेट। बताएं सिद्धार्थ जी। बिल्कुल दीप, 10 सेकंड का एक साथ में अपडेट भी दे दूं। पिछले फ्राइडे को जो पिक ऑफ द सीरीज ली थी आपने मैक्स हेल्थ केयर, अनिल जी ने कहा भी था कि आप अकेले कैश का स्टॉक दे रहे हैं। मैंने कहा था हाई कन्विक्शन है, 421 में दिया था, 470 का हाई बना दिया, 450 का टारगेट था, तो टारगेट अचीव हो गया मैक्स हेल्थ केयर का और नतीजे भी दमदार आए हैं। अब रही आज की कॉल और ये कॉल है UBL पे, यूनाइटेड ब्रूवरीज पे। UBL पे खरीदारी की राय है क्योंकि Q2 के जो सेल्स नंबर थे वो दमदार 18% से YOY ग्रोथ देखा गया है
वॉल्यूम्स दमदार 23% से ग्रो हो रहे हैं और जो प्रीमियम प्रोडक्ट है जैसे कि हेनिकन, किंगफिशर, अल्ट्रा, इनके वॉल्यूम्स दमदार आ रहे हैं। तो प्रीमियम कैटेगरी के प्रोडक्ट के वॉल्यूम्स दमदार आ रहे हैं और अक्रॉस द रीजन आ रहे हैं। ईस्ट में करीबन 50% से ग्रोथ, वेस्ट में 22% से ग्रोथ, सभी रीजन में दमदार ग्रोथ है। प्रीमियम कैटेगरी में पंजाब से फेवरेबल प्राइसिंग मिल रहा है, प्रीमियमाइजेशन किया जा रहा है। यूपीएल पे खरीदारी की राय है, टारगेट होगा 1780 का, 1780 का। और साथ में ये भी कहूं दीपांशु की अभी कुछ जमाने की बात चल रही थी तो शायद बंसल जी ने दिल पे ले लिया, पर इसीलिए मैंने यूबीएल दे दिया कि बंसल जी खुश हो जाए। तो यूबीएल है वो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय 1780 के तौर पर, 1780 के टारगेट के तौर पर आती हुई दिख रही है। बंसल जी, क्या आपको वाकई में बुरा लग गया? आपको तो अपने आप को सीनियर समझना चाहिए। नहीं अनिल जी, मेरे को ये बुरा लगा कि कह रहे हैं बंसल जी खुश हो जाए। अनिल जी, ये रेडियो और ट्रांजिस्टर का जमाना नहीं है कि यूबीएल में कॉल लिया और मैं खुश हो जाऊंगा। आप कोई यूबीएल का गिफ्ट टाइम पर भेजोगे तो खुशी होगी और खुशी सोशल साइट पे भी जाहिर करेंगे। ये कोई खुशी की बात नहीं है। बहुत बढ़िया थॉट, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स बंसल जी गजब की है, क्लियर कर, साफ साफ बतानी चीजें। आइए कुणाल जी और राकेश जी भी आपको कुछ और बताने को तैयार है बिगुल के बाद चार्ट कॉर्नर। बताएं सर। अनिल जी, खरीदारी की राय है, बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक है टाटा मोटर्स, नीचे के लेवल्स पर एक पैटर्न बना है जिसको डबल बॉटम पैटर्न कहते हैं और इसका ब्रेकआउट 417 रुपए के ऊपर चार्ट पर आता हुआ नजर आ रहा है। तो टाटा मोटर्स में हमारी खरीदारी की राय है। महीनों के अंडर परफॉर्मेंस खत्म होती हुई नजर आ रही है, इन स्तरों पर बाय करें। ओवर टू राकेश जी। अनिल जी, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, मच अवेटेड रिवर्सल, मच अवेटेड नेकलाइन का ब्रेकआउट, 418 रुपए की एक नेकलाइन, एक पिवट पॉइंट है कैश मार्केट के अंदर, उस मच अवेटेड लेवल्स को तोड़ रहा है। तो मच अवेटेड रिवर्सल है, मिस नहीं करना चाहिए। 417, 417 का स्टॉप लॉस लगाना है। 430 पहला टारगेट है, 437 दूसरा टारगेट है। और टाटा मोटर्स है हमारा चार्ट कॉर्नर पिक। और इसके साथ साथ अनिल जी, अभी सिदानी जी ने अपने पिक ऑफ द सीरीज की बात करी थी तो मुझे भी याद आया, मेरा पिक ऑफ द वीक रिलायंस इंडस्ट्रीज था। 2596 2596 का टारगेट दिया था, 2600 के आज के हाइज हैं। तो साइन, सील्ड एंड डिलीवर्ड अनिल जी, पिक ऑफ द वीक का टारगेट अचीव हो गया। तो सिद्धार्थ जी को धन्यवाद तो दे दो, उनकी वजह से आपको याद आया, नहीं तो आता भी नहीं था। तो कम से कम याद तो आ गया सिद्धार्थ जी के बोलने की वजह से। क्यों सिद्धार्थ जी, धन्यवाद स्वीकार कर ले। धन्यवाद कोई जरूरी थोड़ी कि सिद्धार्थ जी आपकी पिक दे तो ही देना है। कोई भी अच्छी चीज कोई दूसरा करे तो उसको धन्यवाद दे देना चाहिए, बनता है। हाँ, जिनसे याद आया उनको भी धन्यवाद। आइए सुमित जी के लिए बिगुल, सुमित का सुपरहिट। सुमित जी फरमाइए। अरे जी, बाय का स्टॉक है, 274 का अभी भाव चल रहा है, 274। स्टॉक का नाम है रॉयल ऑर्किड होटल लिमिटेड, ROH LTD। रॉयल ऑर्किड के अंदर एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। स्टॉक पिछले 3 दिनों के हाई ब्रेक कर रहा है और कल लोअर लेवल से एक अच्छा रिवर्सल रिबाउंड स्टॉक में देखने को मिला। यहाँ पे CMB पे स्टॉक के अंदर खरीदारी करें, 260 रुपए का उसके नीचे इसके अंदर सपोर्ट है, तो 260 के नीचे का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। रॉयल ऑर्किड के अंदर यहाँ से एक बढ़िया मूव बनना चाहिए, जिसमें 2-4 दिनों के अंदर एक बढ़िया मूव में जो ऊपर में टारगेट देखने को मिल सकते हैं वो 290 रुपए से लेके 295 रुपए तक के लेवल ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। 260 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के रॉयल ऑर्किड में खरीदारी करें 290 295 के टारगेट्स की। ओके, तो रॉयल ऑर्किड होटल ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय। चलिए, कैश मार्केट के स्टॉक्स में भी एक्शन आता हुआ दिख रहा है, ये भी आ रहे हैं रडार पर। सुमित जी को पसंद 260 के स्टॉक्स के साथ करें खरीदारी। नतीजों का सीजन जोरों पर है और नंबर्स जो आने वाले हैं उनका अनुमान आपके सामने रख दिया जाए। आ रहे हैं LIC हाउसिंग के नतीजे, कैसे रहेंगे आशीष बताने को तैयार है। सर बहुत बढ़िया नतीजे रहेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि मुनाफा आप देखिए, पिछले साल जो था 248 करोड़ का था, इस बार 900 करोड़ आएगा, यानी करीब करीब 3.5 गुने की बढ़त आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और जितनी भी NBFCs हैं इनके लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है ब्याज आय, यानी नेट इंटरेस्ट इनकम। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो पिछले साल के मुकाबले करीब करीब 41% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। 1640 करोड़ का जो है बाजार अनुमान लगाकर चल रहा है, यानी NI में अच्छी बढ़त है। जो मुनाफा है यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है और साथ में अगर आप देखें तो टोटल लोन ग्रोथ होगी वो भी करीब 10 से लेकर 14% के आसपास की होगी।
जो असेट क्वालिटी है, जीएनपी, एनएनपी, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो तिमाही दर तिमाही सुधार का अनुमान है। यानी हर लिहाज से देखें तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस शानदार नतीजे आएंगे। तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस शानदार नतीजे आने वाले हैं। सुमित जी का शॉर्ट कॉल था कल और बात करते करते वहां पर टारगेट्स भी आ गए। सुमित जी, आज क्या राय है? 400 के लेवल पर आज भी कमजोरी दिख रहा है, हालांकि सुबह फाइनेंशियल्स मजबूत थे बट इसने पार्टिसिपेट नहीं किया। दीपांशु देखिए, स्टॉक में वीकनेस है, कल भी वीकनेस थी, आज भी वीकनेस है। 400 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, अगर ये टूटता है तो एक बार के लिए 390 385 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो अभी भी यहाँ से छोटा मोटा फॉल लगता है स्टॉक में और देखने को मिलेगा। तेजी स्टॉक में तभी बनेगी जब ये ऊपर में 415 या 420 के ऊपर ये सस्टेन करेगा, इन लेवल्स के ऊपर ये सस्टेन करेगा, तभी इसमें फ्रेश बाय करना है। नहीं तो एक डिप का वेट करें या फिर लोअर लेवल्स में जब 385 के आसपास का भाव आता है तब इसमें खरीदारी की सोचें। फिलहाल बेटर रहेगा एक बार इसको अवॉइड करें। ओके, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ये है वो स्टॉक जिसके नतीजे कमजोर आने की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन स्टॉक पहले से गिरा पड़ा। तो शानदार आएंगे, हाँ, ऐसा आशीष कह रहा है। अच्छे नतीजे मानकर चल रहे लगता मार्केट में। और पीएनबी हाउसिंग के नंबर्स भी अच्छे थे। PNB गिरीश तो कौशिक शानदार साहब से हमने बातचीत की थी, क्या शानदार नंबर्स और चेंज ऑफ मैनेजमेंट के बाद स्टॉक भागा भी था। पीएनबी हाउसिंग 440 मजबूत है, अभी टिका हुआ है, स्टॉक नीचे नहीं आता अभी। ये तो आपकी अब पोजिशनल पिक 600 रुपए टारगेट पोजिशनली 600 का डिप पे ले। हाँ, डिप पे बाय ऑन डिप। जब भी 10% घटे, समझो 400 आ गया तो ले लीजिए, 360 380 आ जाए तो और ऐड कर लीजिए। धीरे धीरे आराम से टुकड़ों में लेते रहिए। साल भर का व्यू, 1.5 साल का व्यू लेकर चले। आइए एलआईसी के बाद, एलआईसी हाउसिंग के बाद एलआईसी पर करते हैं फोकस। और आपको जानकर ये बड़ी खुशी होगी, ऐसे कई लोगों को खुशी होगी जिन्हें हमेशा से आईटी कंपनियों पर बड़ा भरोसा रहा है और पहली बार 18,000 के निफ्टी के लेवल पर भी उनका भरोसा आईटी शेयरों से डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। और वो इसलिए कि सब चल गया, ये ही नहीं चल रहे हैं। तो एलआईसी पर अगर आपको भरोसा है, आईटी शेयरों पर आपको भरोसा है, तो आपके लिए खास खबर है, और नहीं है तो भी सुन लीजिए। इन आइदर केस आपको ये रिसर्च देखनी है, और रिसर्च ये कह रही है कि एलआईसी का भरोसा आईटी कंपनियों पर बढ़ रहा है। कितना और कैसे, बता रहे हैं अरमान हमारे साथ हैं इस वक्त। अरमान बताइए। जी सर, आईटी सेक्टर की आप सारी दिग्गज कंपनी ले लीजिए, इन सारी दिग्गज कंपनी ने एलआईसी में लगातार अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई जा रही है, जिसमें आप टीसीएस ले लीजिए, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, माइंडट्री, कोफोर्ज, एल&टी इन्फोटेक, ये सारे सिर्फ नाम ही नहीं बोल रहा हूँ मैं, इन सब में हिस्सेदारी एलआईसी ने बढ़ाई है। 31 मार्च 2022 को अगर आप देखेंगे, जो कि Q4 एंडिंग था, वहां पर जो एलआई की इन सब स्टॉक्स में जो कुल हिस्सेदारी 22% थी, जो अभी 30 सितंबर 2022 में अगर आप देखेंगे तो उनकी एलआईसी की कुल हिस्सेदारी बढ़कर 31% हो गई। मतलब पिछली 2 तिमाही में उन्होंने आईटी कंपनियों में लगभग 9% जो है अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। टीसीएस, विप्रो या माइंडट्री की अगर आप बात करेंगे तो उसमें तो पिछली 3 तिमाही से लगातार एलआईसी हर एक तिमाही में अगर आप देखेंगे तो अपनी हिस्सेदारी बढ़ाती जा रही है। अभी टेबल जस्ट आपके सामने भी आ जाएगी। टीसीएस में देखिए 3.65% थी, वो बढ़कर फिर 3.69 और अभी जो आई है वो 4.16% आई है। विप्रो में भी सिमिलरली अगर आप देखेंगे कि हर तिमाही अगर आप देखेंगे तो वहां पर वो अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते जा रहे हैं, लगभग 3.2% से बढ़कर वहां पर भी 4% हिस्सेदारी। और माइंडट्री की अगर आप बात करेंगे तो Q3 में, तो अगर Q3 FY22 की अगर आप बात करेंगे, अंत में वहां पर तो एलआईसी का नाम था ही नहीं, और अब वो बढ़कर धीरे धीरे बढ़कर वहां पर इनकी 2.75%, लगभग 2.8% जो हिस्सेदारी है बढ़ चुकी है। ये तो अगर बात हुई अगर टीसीएस, विप्रो और माइंडट्री की। अगर आप इन्फोसिस की अगर यहां बात करेंगे तो इन्फोसिस में तो लगातार 5 तिमाही से एलआईसी लगातार हिस्सेदारी बढ़ाती जा रही है। स्टार्टिंग से अगर आप देखेंगे जून 2021 से अगर आप देखेंगे तो लगभग आप सितंबर 2021 की बात करेंगे तो 5.5% थी, उसके बाद बढ़कर धीरे धीरे अब बढ़कर 7.6% के आसपास हो गई है। वहीं अगर आप एल&टी इन्फोटेक या कोफोर्ज की बात करेंगे तो वहां पर भी पिछली 2 तिमाही में लगातार एलआईसी ने हिस्सेदारी बढ़ाई है। जहां पर एल&टी इन्फोटेक में मार्च की अगर आप तिमाही अगर आप देखेंगे तो मार्च की तिमाही में एलआईसी का नाम शेयर होल्डिंग में था ही नहीं, और अब अगर आप देखेंगे शेयर होल्डिंग में उनका परसेंटेज जो शेयर होल्डिंग है एल&टी इन्फोटेक में वो लगभग 2.3% हो चुकी है। वहीं अगर आप कोफोर्ज की बात करेंगे तो इसी समय के दौरान कोफोर्ज में जो होल्डिंग है 3.4% से बढ़कर 4.1%, और ये ऐसा नहीं कि किसी एक क्वार्टर में बढ़ेगी, हर एक क्वार्टर में थोड़ी थोड़ी बढ़ाते जा रहे हैं। तो इन सारी कंपनियों में लगातार एलआईसी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाती जा रही है। ओहो, तो लगभग सारी आईटी कंपनियां ऐसी है। तो एलआईसी का तो सिस्टम ही ऐसा है, जो गिरा हुआ स्टॉक उसी में बढ़ाते रहो, और फंडामेंटली तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, राइट। सो जब चलेगा तब चल जाएगा, नहीं तो तब तक पड़ा है। इनका तो क्या फर्क पड़ता है, 20-25 साल की पॉलिसी बिकती है। एग्जैक्टली, है ना। इनको 2 साल से भी टेंशन नहीं है। जितनी पॉलिसी, जितने लोग लेते हैं क्लेम, उससे ज़्यादा तो प्रीमियम आती है। तो हमेशा
इनकमिंग ही है, Incoming आउटगोइंग है, तो बिल्कुल। लिमिटेड है, इनकमिंग ज़्यादा है, आउटगोइंग कम है। इसी वजह से LIC अफोर्ड कर पाता है ऐसा सब कुछ कर पाना, ये बात साफ है आपके लिए। जय तैयार है जैकपॉट शेयर के साथ और उसके बाद जुड़ेंगे सेठी साहब। जय बताएं। गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी एंड गुड आफ्टरनून टू यू दीप। अनिल जी, आज फार्मा में बहुत ही एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल रहा है। एल्केम फ्यूचर को खरीदना है 3250 से लेकर 3260 के रेंज में आप खरीदे। अभी 3250 के आसपास है, तो 3250 3260 के रेंज में आप खरीदे इसको। एंड इसमें जो स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा दैट वुड बी एट 3180, 3180 के स्टॉप लॉस के साथ इसको खरीदे। इसमें जबरदस्त आज एक लॉन्ग एडिशन अनिल जी देखने मिल रहा है। वीकली चार्ट्स पर तो एक मोमेंटम अच्छा ही था, तो डेरिवेटिव डेटा पॉइंट ऑफ व्यू लॉन्ग एडिशन हो रहा है। वीकली चार्ट्स पर एक अच्छा ही था मोमेंटम। डेली चार्ट्स पर फिर से एक बाय क्रॉसओवर, फ्रेश बाय क्रॉसओवर देखने मिल रहा है। एंड आर्ली चार्ट पर एक अच्छा राउंडिंग बॉटम पैटर्न में से ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर में जो इसके टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं वो है 3350 फर्स्ट टारगेट रहेगा, सेकंड टारगेट विल बी 3410, 3410। ये दो टारगेट्स के लिए एल्केम फ्यूचर्स को खरीदना है। अच्छा एक रिवर्सल 200 डेमा के ऊपर भी देखने मिल रहा है। तो ये है आपके लिए एल्केम लैब में खरीदारी करने की राय। आजकल कौन, मतलब जय क्या वो आइडिया कम पड़ गया ऐसे ऐसे नए कहाँ से ढूंढ के ला रहे हो आप? हाँ नहीं अनिल जी, ये बहुत ही एक सारी पैरामीटर्स में एक अच्छा स्टॉक निकल कर आया। एंड यस यू आर राइट कि इसमें रूटीन बेसिस पर कॉल नहीं आते, रेयरली आते, बट जब भी आते हैं अनिल जी तो एक अच्छा मूव देखने मिलता है, बिकॉज सारी टेक्निकल पैरामीटर्स पर ये फिट बैठ रहा है। ओके, आपने बोला फिट तो फिर सुपर हिट। ये है जय की तरफ से। आइए सेठी साहब जुड़ रहे हैं, उससे पहले CBG के लिए एक बिगुल, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर। जी सिमी जी फरमाएं। अनिल जी, टाटा मोटर्स के बाद एक टाटा का ही एक दूसरा स्टॉक में जो टाटा मोटर्स के साथ साथ चलता भी है, टाटा पावर में भी एक बहुत ही 2 महीने का अंडर परफॉर्मेंस के बाद एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला है। टाटा पावर में खरीदारी करके चलने का सलाह होगा। पहला टारगेट होगा 235, ये सारे मैंने कैश का ही लेवल्स में दे रही हूँ। 235 का पहला टारगेट, 237 का दूसरा टारगेट और 240 के बाद होगा तीसरा टारगेट। तो करंट लेवल पर खरीदारी करके टाटा पावर को चलना चाहिए। 226 के नीचे स्टॉप लगा के टाटा पावर में खरीदारी करने का सलाह होगा। मुझे लगता है कि 240 तक ये जर्नी इंटैक्ट रहेगा। कल रिजल्ट्स के बाद थोड़ा ठंडा रहा, थोड़ी बहुत जो प्रॉफिट बुकिंग आनी थी आ गई, अब फिर से तेजी के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है टाटा पावर। अच्छे नतीजे थे अच्छे नतीजे, हर एक फ्रंट पर, और स्पेशली इंडोनेशिया से जो कोल बिजनेस है उससे प्रॉफिट जो मजबूत आता दिखा, बिल्कुल वो कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला था। प्रबीर सिन्हा साहब से भी हमने कल बात की थी, मैनेजमेंट ने भी आउटलुक बहुत स्ट्रांग दिया। सो एक चीज़ अच्छी दिख रही है, जहाँ भी मैनेजमेंट मजबूत है, गाइडेंस अच्छा आ रहा है, नतीजे अच्छा आ रहे, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होती है ना, चाहे लॉन्ग साइड पे हो चाहे शॉर्ट साइड पे, उसके बाद स्टॉक वापस एक्शन में आ रहे हैं और ये अच्छी बात है। सो आई थिंक फंडामेंटली स्टॉक्स अपने पूरे नतीजों के दम पर कन्विक्शन दिख रहा है बाजार में इनका। सही जवाब है ना। आइए सेठी साहब के लिए बिल्कुल सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। टाटा मोटर्स DVR जो सेठी साहब को भी पसंद था, गुरुवार को दिया था सेठी साहब ने, और मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते ही कुणाल जी राकेश जी की तरफ से भी टाटा मोटर्स DVR आया था। स्टॉक जबरदस्त एक्शन में आता हुआ दिख रहा है, 4% मजबूत है। सेठी साहब पहले तो उसकी बधाई स्वीकार कर रहे हैं। आई एम श्योर आपके टारगेट के आसपास हो गए या हासिल भी हो चुके होंगे, अपडेट भी दें और बताएं आज क्या इरादा है फिर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी थैंक यू सो मच। थर्सडे को ही मैंने इसको रिकमेंड किया था, उस दिन 229 के लेवल पे टाटा मोटर DVR स्पेसिफिकली मैंने बोला था कि टाटा मोटर्स के कंपैरिजन में टाटा मोटर्स का DVR लेना है कैश मार्केट में। उस दिन टाटा मोटर, हाँ मैंने यही फ्यूचर्स का स्टॉक होते हुए भी कैश मार्केट के टाटा मोटर्स DVR में खरीदारी करने की सलाह दी थी। 245 के मेरे टारगेट थे, वो आज अचीव हो गए अनिल जी, लेकिन अभी भी मुझे लगता है इसमें और अपसाइड बनेंगे। तो जिन्होंने मेरे बोलने पे लिया है अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करे, प्रॉफिट बुक नहीं करे, मुझे लगता है कल परसों भी और अच्छी तेजी इसमें होनी चाहिए। ओके अनिल जी 2 स्टॉक है आज, दोनों कैश मार्केट के स्टॉक है जिनमें खरीदारी करनी है। शुरुआत करें सर। अनिल जी जो आज का पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है बोरोसिल रिन्यूएबल्स, जो अभी 573 रुपए के लेवल पे ट्रेड करता है। भारत की इकलौती और पहली सोलर ग्लास बनाने वाली कंपनी है जिसकी कैपेसिटी है 2.4 गीगावाट पर एनम। एक हाईली इनोवेटिव कंपनी है जिसने दुनिया का सबसे पहले
फुल्ली टेम्पर्ड 2 mm थिकनेस वाला ग्लास बनाया। फिर जिस तरह से सरकार का फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, फिर हाल ही में सोलर पैनल के ऊपर भी उन्होंने PLI स्कीम दी है, मुझे लगता है ये स्टॉक को बहुत उसका बड़ा फायदा मिलेगा। और ये स्टॉक आज रडार पे आने के पीछे भी एक कारण है, पिछले वीक इन्होंने यूरोप में 2 कंपनियों का अधिग्रहण किया है, इंटरफ्लोट और दूसरी थी GMB, जर्मनी की कंपनियां हैं। और इसको अधिग्रहण, ये दोनों कंपनियां मिलके वहां पे 2/3 मार्केट शेयर है सोलर ग्लास का। और जिस तरह से यूरोप में हम देख रहे हैं एनर्जी की क्राइसिस है, गैस के प्राइसेस बढ़े हुए हैं, तो वहां की सरकारों का रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी पे बिल्कुल फोकस है। तो उसका बहुत बड़ा फायदा इस कंपनी को आने वाले सालों में देखने को मिलेगा। एक बहुत ही टाइमली और स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन किया, और वहां पे जिस तरह की ये सब यूरोपियन कंट्रीज अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए 20 गीगावाट की कैपेसिटी हर साल सोलर एनर्जी की ऐड होती है, तो उसका बड़ा फायदा मिलेगा। और इस एक्विजिशन के बाद इस कंपनी की कैपेसिटी 450 टन पर डे से 750 टन पर डे हो जाएगी। बाकी एनर्जी फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 34%, नेट प्रॉफिट मार्जिन 25%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 23%। तो एक दमदार कंपनी, और अपने हाईज 835 के करीब के हाईज थे, वहां से अच्छा खासा करेक्ट होया हुआ, तो इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह। शॉर्ट टर्म टारगेट है 595, स्टॉप लॉस 560 के। तो बोरोसिल रिन्यूएबल्स ये है वो स्टॉक यहाँ पर खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से। स्टॉक दौड़ लगाता हुआ जबरदस्त तेजी के साथ अब 581 के आसपास, स्टॉप लॉस 560 का और 595 के टारगेट। सेठी साहब, आपने जो बताया ये कि अब ये 2 mm वाले ग्लास भी बनाने लगे, कहाँ काम आते हैं सर ये 2 mm के ग्लास, क्या करते हैं इसमें? नहीं, ये इन्होंने बहुत पहले बनाया है, ये दुनिया की सबसे पहली कंपनी थी जो इतनी थिकनेस वाले ये टेम्पर्ड ग्लास बनाई है। ये ज्यादा है कि कम है थिकनेस? सोलर पैनल्स में ही काम आता होगा अनिल जी, सोलर जब ग्लास बनाती है तो। अच्छा, नहीं 2 mm मतलब कम है कि ज्यादा? ज्यादा होगा। तो मतलब अपने कुछ तो सोलर में काम आता है, कुछ अपने घर में ऐसा कोई काम में लेने जैसा ऐसा तो नहीं है ना? इतनी अनिल जी इस स्टॉक के हिसाब से इतनी रिसर्च नहीं करी है। नहीं, मैंने कहा 2 mm तक आप पहुंचे हैं तो लगे आज पूछ लूं। बंसल जी ने किए लगता है रिसर्च। जी बंसल जी। नहीं अनिल जी, मैंने पूरी रिसर्च करी है। इनफैक्ट मैं ये असाई और ये दूसरी जो कंपनी है लिस्टेड कंपनी अनिल जी, यहाँ ऊपर तक गया था। मेरी रिक्वायरमेंट थी अनिल जी 7 mm या 9 mm का ग्लास, और हाइट जो लेंथ है ना वो मतलब कि 13-14 फीट, और जो ब्रेड्थ है वो 4 फीट, बट सिंगल पीस चाहिए था। तो अनिल जी ऊपर तक मैं गया, एक चीज समझ में आई कि इनका भी मैनेजमेंट दोनों का जी बिजनेस देखता है और संदीप जैन साहब का फैन है। तो बातचीत हुई थी अनिल जी, ऐसे शीशे मेड टू ऑर्डर पे बनते हैं अनिल जी, थिकनेस का रोल होता है। तो ये MM जो होता है ना अनिल जी, थिकनेस का काम होता है, और ज्यादा आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, जितनी अभी आपने मुगली गुट्टी 555 में दी थी, इतनी इन डेप्थ नॉलेज चाहिए तो एक ही व्यक्ति अनिल जी दे सकते हैं, वो हमारे संदीप जैन साहब अनिल जी। अच्छा, जैन साहब आएंगे तो बोला, मतलब आप कह रहे हैं कि जितना मोटा, जितना ज्यादा MM का ग्लास है उतना किसी को मारोगे तो उसको ज्यादा जोर से लगेगी, सिंपल यही है ना? नहीं अनिल जी देखिए, मेरी रिक्वायरमेंट थी कि वो मोटा, जितना मोटा हो, तो अनिल जी जैसे वेदर की कंडीशंस बदल रही है ना, तो वो जो फ्रॉस्ट करके जो पानी गिर जाता है कई बार, वो ना गिरे। तो मोटा अनिल जी मतलब ये नहीं है कि मोटा मतलब है अनिल जी टूटेगा नहीं, ऊपर सेठी साहब चले, कुणाल जी चले, मैं चलूं, आप चलूं, तो टूटता नहीं अनिल जी। परफेक्ट, ओके। तो ये है आपके लिए बोरोसिल रिन्यूएबल्स खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से। सेठी साहब बताएं सर दूसरी पिक। दूसरा स्टॉक अनिल जी आज ऐसे सेक्टर से है जो अब चलना शुरू हुआ, फार्मा सेक्टर, और वहां से नेटको फार्मा जो अभी 620 के लेवल पे ट्रेड करता है। आज कल अनिल जी हम देख रहे हैं पिछले 1-2 दिनों से अच्छी तेजी फार्मा स्टॉक्स में बन रही है। सन फार्मा के अभी नतीजे बहुत अच्छे थे, फिर ग्लेनमार्क जैसा स्टॉक भी चल गया है, तो मुझे लगता है ये स्टॉक भी बहुत अच्छा करना चाहिए। एक ये सॉलिड फार्मा कंपनी है जो कि फॉर्मुलेशंस और APIs के सेगमेंट में ऑपरेट करती है, और इसके कनाडा, ब्राजील, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, इन सब कंट्रीज में भी ऑपरेशंस हैं। कंपनी ऑन्कोलॉजी सेगमेंट यानी कैंसर के सेगमेंट की लीडर है, जहां पे इनके पास 39 प्रोडक्ट्स है। यूएस में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, और हाल ही में इन्होंने एक प्लांट शुरू किया है एग्री केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स, बायोपेस्टिसाइड्स, मतलब क्रॉप केयर, इस तरह के सेगमेंट में फोरे किया, तो उसका भी एक बड़ा फायदा होना है। फिर जो पिछले तिमाही में, मतलब जून तिमाही में दमदार नतीजे थे, 320 करोड़ का पैट था, जो पिछले साल 75 करोड़ का पैट था, मतलब 4 गुना इनका पैट हुआ था, बड़ा था पिछले तिमाही में। प्रॉफिट मार्जिन से 39%। बाकी FIS DIS भी पूरा भरोसा रखते हैं, 28% स्टेक है उनका, और सब लीडिंग म्यूचुअल फंड्स इसमें
निवेशित है। मुझे लगता है ये स्टॉक भी यहाँ से अच्छा करेगा। बहुत दिन से चला नहीं है, 1050 के ईयरली हाइस थे, वहां से अच्छा खासा गिरावट के बाद अब चलना शुरू हुआ है। यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह। 650 का टारगेट है और 605 रुपए का स्टॉप लॉस। ओके, 650 का टारगेट, 605 का स्टॉप लॉस। और आप जो कह रहे थे नेटवर्क का, तो मतलब क्या बोल रहे थे, ग्लेनमार्क भी चल गया। ग्लेनमार्क भी जैसा स्टॉक भी चल गया। ग्लेनमार्क जैसा स्टॉक भी चल, इससे क्या मतलब, ग्लेनमार्क को बहुत बुरा लगा इससे। नहीं अनिल जी, देखिए मुझे तो, मैं साल भर से उस स्टॉक को देख रहा हूँ। हाँ। मतलब हिलता ही नहीं है वो स्टॉक, तो हिलता ही नहीं है वो कभी। मतलब जैसे पहले आईटीसी पे होता था ना, हाँ। कि बहुत ही आज्ञाकारी बन जाए, 200 के ऊपर जाएगा, वापिस आ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। वैसे ये ग्लेनमार्क भी कभी चलता ही नहीं था, और अभी पिछले 2 दिनों में एक अच्छी तेजी हुई है। और आज तो खैर खबरें भी थी, उन्होंने कोई एक बड़ा ड्रग लॉन्च करा है यूएस में। तो बट ऑल इन ऑल फार्मा सेक्टर अच्छा लग रहा है, तो मुझे लगता है सेक्टर ही चलेगा। बहुत सबड्यूड। और जी, कुणाल जी की विशेष टिप्पणी आ रही है आपके ऊपर और ग्लेनमार्क के ऊपर। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, मैं अपने निजी अनुभव से बोल रहा हूँ अनिल जी, इतने क्लोजली वॉच नहीं करना चाहिए अनिल जी शेयर्स को। अनिल जी कई सारे शेयर ऐसे होते हैं कि अगर इतना उनको करीब से देखा जाए तो वो अनिल जी शेल में चले जाते हैं, फिर चलते नहीं हैं। तो अनिल जी बोलिए सेठी साहब को कि कम देखें शेयर्स को। घूरे कम देखे, क्या देखने में हर कोई मना ही नहीं है, घूरे नहीं, स्पेशली ग्लेनमार्क को। चलिए बढ़िया है। तो नेट को फार्मा खरीदें, सेठी साहब की राय। 650 का टारगेट रखें, 605 के स्टॉप लॉस के साथ 2:30 बजे वाली स्ट्रेटेजी तैयार थी। 1 मिनट में आया सर, नंबर्स आ गए यूपीएल के स्क्रीन पर। मुनाफा अनुमान से बेहतर आया, 810 करोड़ का मुनाफा है, 634 करोड़ का बढ़कर, एंड मोर इंपॉर्टेंटली 736 करोड़ का हमारा अनुमान था, तो अनुमान से 75 करोड़ ज्यादा आपका मुनाफा आते हुए दिख रहा है। ये एक की फैक्टर है। आय के नंबर्स का भी इंतजार करते हैं, बस वो भी आपकी स्क्रीन पर आते ही होगा। आय का आंकड़ा भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा। हम 15% की बढ़त का अनुमान लगा रहे हैं। 12,200 करोड़ के आसपास का हमारा अनुमान है, जो कि पिछले साल की समय से इस साल में करीब 15% की बढ़त होगी। आय 10,566 करोड़ से बढ़कर 25,550 करोड़। एक बार मैं आय का आंकड़ा कंफर्म करना चाहूंगा, क्योंकि ये अगर सच में 25,510 करोड़ का नंबर है तो ये बहुत ही बड़ा उछाल होगा अनिल जी, डबल ऑफ अनुमान। आई डोंट थिंक ये सही आंकड़ा होगा, इसको हम करेक्ट करते हैं। 12,507 करोड़, इसको हम करेक्ट करते हैं, हमारी गलती है। 12,507 करोड़, विच अगेन इज मच बेटर देन एस्टिमेट, बट हाँ उतना बड़ा नहीं है। 300 करोड़ ज्यादा आया है अनुमान से। हमारा अनुमान 12,200 करोड़ का था, उसके सामने आप देख रहे हैं 12,500 करोड़ के आय का आंकड़ा है। तो अनिल जी टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों पर ही बीट दिख रहा है। मार्जिन्स भी देखते हैं कितने निकल कर आ रहे हैं कंपनी के, बट टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों में कन्विंसिंगली इन्होंने बीट करा है। ये आपके सामने पहला कट आ रहा है जहां तक अनुमान है यूपीएल का। कामकाजी मुनाफा भी 2,770 करोड़ के करीब का आपको आते हुए दिख रहा है। अगेन 2,250 करोड़ का कामकाजी मुनाफे का अनुमान लगाया था। अनिल जी बहुत ही शानदार नतीजे यूपीएल के आते हुए दिख रहे हैं। आई थिंक स्टॉक ऑलरेडी रन अप कर चुका है, इसलिए इस समय नंबर्स पे रिएक्ट नहीं कर रहा है। करेक्ट, बट अगर आप देखें सर, बहुत बढ़िया नंबर अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। तो अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन है तो उन्हें स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए, टारगेट क्या रखना चाहिए? कुणाल जी चार्ट्स देखें, राय दें यूपीएल पर। अनिल जी देखिए चार्ट अच्छा है और बहुत शानदार अपमूव स्टॉक में आता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि देखिए अगर आपने बहुत शॉर्ट टर्म के लिए लिया हुआ है तो 720 का एक स्टॉप लॉस रख करके होल्ड करें। पहला टारगेट मेरी राय में 750 का 750 का होगा। इवेंचुअली 760-65 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे, तो 750-765 के टारगेट से खरीद करके चले यूपीएल। चार्ट दमदार है, 720 पर एक रिवाइज स्टॉप लॉस रखें। तो ये है आपके लिए यूपीएल पर लेवल्स के लिहाज से राय। आइए स्ट्रैटेजी लेते हैं अनिल जी की 2:30 बजे की। सर सुबह से ही डाउ फ्यूचर्स मजबूत हैं। अभी शो की शुरुआत में 200 पॉइंट ऊपर थे, अभी भी अगर आप देखें 150 पॉइंट ऊपर हैं। 6 दिन की तेजी बन चुकी है। आज अगर ऊपर है तो लगातार 7वें दिन तेजी होगी। नैस्डैक का भी अच्छा सपोर्ट आ रहा है, हालांकि कल हमने देखा था थोड़ा यहां पर उतार चढ़ाव बना था। आई थिंक 6 दिन की गिरावट के बाद 6 दिन की कल ब्रेक लगा था। आज देखते हैं अगर वापस वो रिबाउंड आएगा या नहीं। अगर एक्शन आता है तो ट्रेंड तो आएगा, दिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जहां तक लेवल का सवाल है, पहली चीज ये कॉन्फिडेंस आप रख सकते हैं 18,000 के नीचे बंद नहीं होंगे। तो आपको क्लोजिंग में तो आपको पता है नेगेटिव बंद नहीं होंगे, और वो इसलिए कह रहा हूँ 18,000 के पुट पर 80 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में खड़े हैं। दूसरा कॉन्फिडेंस ये भी रख सकते हैं कि 18,200 के ऊपर भी बंद नहीं होंगे, क्योंकि 18,200 के कॉल्स पर 84 लाख शेयर खड़े हैं जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है।
तीसरा कॉन्फिडेंस ये रख सकते हैं कि जो बंद होंगे आप वो 18,100 के आसपास होंगे, 25 पॉइंट इधर या 25 पॉइंट उधर। उसकी रीजन भी बताता हूँ, बहुत मजेदार आंकड़ा है दीप। 18,100 के पुट पर 72 लाख शेयर हैं, 66 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। 18,100 के कॉल पर 75 लाख शेयर है, 41 लाख शेयर आज ही, यानी दोनों ही जगह ओपन इंटरेस्ट, दोनों मतलब 18,100 पर पुट और कॉल दोनों में ओपन इंटरेस्ट बराबर है और 100 पॉइंट दोनों साइड में आपका हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, यानी कि बचे हुए समय में निफ्टी का कोई कुछ खास करने का इरादा है नहीं। अगर इरादा हुआ तो भी जो डाउ फ्यूचर्स बना हुआ है 150 पॉइंट ऊपर, तो ऊपर की तरफ का इरादा ज्यादा है, नीचे की तरफ का कम है। ऊपर का ज्यादा है, हाँ, ये तो अच्छी बात है। हाँ, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स से आपको सपोर्ट मिल रहा है, सो हो सकता है आप 18,125 जिसकी बात हम बार बार कर रहे हैं उसके ऊपर क्लोजिंग मिलने की संभावना है। और मैंने आपको बोला भी था कि ज़्यादा प्रिसाइजली आप पूछोगे तो 18,115 है, राइट। वैसे 18,125 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। देखो आप आखिरी 1 घंटे में घुस रहे हैं तो वहीं के वहीं पे हैं, बिल्कुल परफेक्ट लेवल के आसपास बाजार ट्रेड कर रहे हैं, तो देखते हैं। बट हाँ, बड़ा मूव किसी एक तरफ आए 100 पॉइंट से ज़्यादा की उसकी संभावना है नहीं, बायस पॉजिटिव साइड पर है। आखिरी 1 घंटे में अगर नीचे आता है 18,050 18,025 की रेंज में, वहाँ खरीदारी करनी है। ऊपर में 18,175 18,225 की रेंज में आए तो वहाँ पर प्रॉफिट बुक करके इंतजार करना है। क्लियर कट। बैंक निफ्टी 41,300, न 41,000 के नीचे बंद होगा, न 41,500 के ऊपर बंद होगा। आज भी सेम सिचुएशन रहने वाली है। और बैंक निफ्टी जो ऊपर से नीचे आया है दीप, उसमें जम के कॉल राइटिंग हुई है। सो ज़्यादा संभावना ये बन रही कि बैंक निफ्टी आज 41,200 से 41,300 की रेंज में बंद होना चाहिए। क्यों? 41,300 और 41,400 के लेवल पर 24 लाख शेयर कॉल राइटर्स खड़े हैं, अच्छी खासी कॉल राइटिंग है। 41,200 41,300 पे 17 लाख शेयर खड़े हैं। तो ज़्यादा संभावना है 41,300 के आसपास या यहीं पर आप क्लोजिंग होते देखें, ये थोड़ी सी नीचे हो सकती है। सो प्रिसाइजली 41,175 से 41,300 की रेंज में क्लोजिंग होनी चाहिए। अभी तक डेटा के लिहाज से ये दिख रहा है। 500 के ऊपर हो जाए तो जितनी मर्जी हो आप कल के लिए लॉन्ग करके जाना। 41,000 के नीचे हो जाए तो शॉर्ट करके जाइएगा, जो होगा नहीं दोनों। ज़्यादा संभावना है 41,200 300 में आप क्लोज हो जाएंगे। और बैंक और निफ्टी में भी ज़्यादा संभावना है 18,100 18,150 की रेंज में आप बंद होंगे। अच्छा रुझान है। हाँ, रुझान ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बिल्कुल। तो यहाँ से और ऊपर जाने के लेवल्स निकल कर आएंगे, ना कि नीचे जाने के। 18,200 18,100 की लेवल्स की बात की जा रही है, नजर रखिए अपनी स्क्रीन पर। आइए, भसीन साहब भी हमारे साथ तैयार है क्योंकि 2:45 बज चुके हैं। स्ट्रैटेजी थोड़ी डिले हो गई थी यूपीएल के नतीजे की वजह से। करते हैं भसीन साहब का स्वागत। नमस्कार भसीन साहब, स्वागत है आपका। 18,100 के ऊपर बंद होने को तैयार होने आखिरी पौन घंटा बचा है, बताएं सर व्यू। अनिल जी, कल आपको वोल्टास दिया था 870 में, 912 रुपए हो गया वोल्टास। ये होती है कॉल। 914 बिक गया। टाटा मोटर कल आपको 414 में कहा था 424। टाटा पावर आपको बहुत जोर से कहा 212, 14, 15 में 235। उसके अलावा रैमको हो गया 732। सुबह आपको इंडिगो दिया था, वो देखिए, गोदरेज प्रॉपर्टी, एबी कैपिटल, बजाज फिनसर्व और नेस्ले, सारे टारगेट हिट हो गए। और अब आपको फिर बोल रहा हूं कि इंडसइंड बैंक इज अ नो ब्रेनर। जैसे आपके बाकी शेयर चल रहे हैं वो भी आपका जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। इंडसइंड इज द ओनली वन विच हैज नॉट मूव। ये 1250 से कम मत बेचना। ओके। अब आपके लिए 2 नहीं 3 कॉल्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। बहुत ही बढ़िया, बताएं सर। तो देखिए अनिल जी, मेरे को एक तो ये जो गैस प्राइसेस बढ़ रही है उससे गेल बहुत पसंद आ रहा है। गेल हैज लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स विद गैसप्रॉम। इट विल बी अ ह्यूज बेनिफिशियरी ऑफ एनी गैस राइज। तो 91 9150 में लीजिए। 88 का स्टॉप लॉस, 98 का टारगेट। दूसरा, अगर आज डॉलर वीक होता है जो मार्केट कह रही है, तो हिंदुस्तान कॉपर विल बी अ बिग बेनिफिशियरी बिकॉज कॉपर प्राइसेस एंड इट हैज डायरेक्ट स्पेल्टर रिलेशन। 103 रुपए में लीजिए। 100 रुपए का स्टॉप लॉस, 110 का टारगेट। और तीसरा, जो रिजल्ट के बाद करेक्ट हुआ लेकिन अर्निंग्स बहुत अच्छी थी और वो उनकी फोरकास्ट गाइडेंस बहुत अच्छी है, वो है टाटा केमिकल। 1145 रुपए में लीजिए। 1120 का स्टॉप लॉस, 1200 का टारगेट। सिंपल चीज है, टाटा केमिकल की जो एक्सपोर्ट साइड है दैट इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। और मुझे लगता है टाटा केमिकल कैन बी अगेन री रेटेड ऑन दी अपसाइड। 1200 का टारगेट इसमें दिख रहा है मुझे। ओके, 3 बेहद इंटरेस्टिंग आइडियाज आए हैं आज वसीम साहब के पास, जिसमें गेल, हिंदुस्तान कॉपर और टाटा केमिकल्स तीनों ही नए स्टॉक्स हैं जो वसीम साहब की खरीदारी की लिस्ट में आज शामिल होते दिखे हैं। यहाँ पर खरीदारी करने की राय। इस बीच एनएमडीसी के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते दिख रहे हैं। अक्टूबर महीने में प्रोडक्शन 6% बढ़कर आया है।
35 लाख टन तक पहुंचा है ये एनएमडीसी। ओह, 5% मजबूत है एनएमडीसी। अच्छा, लगता है काफ़ी समय से मजबूत है एनएमडीसी। आज सुबह से मजबूत दिख रहा है। मेटल शेयरों की कमजोरी के विपरीत यहाँ पर अच्छी मजबूती आपको एनएमडीसी में देखने को मिलेगी। रेन इंडस्ट्री हमारी भी पसंद का शेयर है। हाँ, वो भी हरे निशान में, ज़्यादा नहीं लेकिन हरे निशान में है ज़रूर। ये है आपके लिए। आइए बिगुल सिद्धार्थ जी के लिए सुपर सिड। बताएं सिद्धार्थ जी। अनिल जी, ये रंगीन शेयर है और ये कंपनी है बर्जर पेंट। रंगों का, डेकोरेटिव पेंट्स का बहुत अच्छा काम करने वाली बर्जर पेंट्स पे खरीदारी की राय है। अभी कुछ 596 597 का दाम होगा। मैं मानता हूं कि शॉर्ट टर्म टारगेट इसमें 630 का 630 का रख सकते हैं। किसी ने अगर लंबे समय के लिए रख लिया तो 730 भी आ सकता है बर्जर पेंट्स। क्यों? स्ट्रैटेजी पहले समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज, ये अपने नेटवर्क बढ़ा रही है। 6 से 7 हजार डीलरशिप ऐड करने की योजना है ये साल में। साथ ही साथ ये ब्रांडिंग अपनी बढ़ा रही है, एडवर्टीजमेंट, प्रमोशंस बढ़ा रही है लग्जरी पेंट और वाटर प्रूफिंग के प्रोडक्ट पे। तो बर्जर पेंट्स की ये जो दो स्ट्रेटेजी है वो दमदार वॉल्यूम्स ला सकती है। वॉल्यूम्स की बात करें तो मैनेजमेंट बात कर रही है डबल डिजिट वॉल्यूम्स आएंगे FY23 ये साल बचे हुए 5 महीनों को लेके। और पिछले 3 साल की आय, अगर CAGR की ग्रोथ की बात करूं तो 17% से ग्रो हो रही है। बर्जर पेंट्स में खरीदारी की राय है। टारगेट 630 शॉर्ट टर्म, थोड़ा सा लंबा समय 730। तो ये आपके लिए बर्जर पेंट्स जिस पर रखनी है आपको नजर। आइए सिमी जी के लिए भी एक बिगुल, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स। बताएं सिमी जी। दीपांशु, अब जो कॉल मैं देने जा रही हूँ उसमें मतलब जो मैं टारगेट दूंगी हो सकता है वो आज ही के आज ही आ जाए। मेरा रडार पर अदानी ग्रुप आया है और अदानी में अदानी विल्मर AWL जिसका कोड है, इसमें बहुत ही बड़ा सा एक ब्रेकआउट देखने को मिला है और इस ब्रेकआउट का मिनिमम टारगेट 740 755 का होता है। एक महीने का कंसोलिडेशन के बाद आज फाइनली इसमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। मुझे लगता है कि 740 755 का जो टारगेट मैं दे रही वो आज ही के आज ही हासिल हो जाएगा। नहीं भी होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट 10 से 15 दिन के लिए ये स्टॉक बजिंग होने वाला है, तो यहाँ पे खरीदना चाहिए 680 का स्टॉप लॉस के साथ। पहला टारगेट 740, दूसरा टारगेट 755, तीसरा टारगेट 770 और चौथा टारगेट 800 के पार। तो मुझे लगता है कि इसमें एक बॉटम बन चुका है, तो यहाँ पे खरीदारी जबरदस्त खरीदारी यहाँ पे आना चाहिए। तो ये है सिमी जी की तरफ से अदानी विल्मार खरीदारी करने की राय। 680 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदे। 740 कितने सारे सिमी जी कितने दिए? 740, 755 गिरा था उस लेवल को रिक्लेम करेगा अनिल जी। 770, चलो एक तरह से तो बढ़िया, एक साथ दे दे, बार बार देने की जरूरत नहीं है। 800 तक के टारगेट सिमी जी की तरफ से। आइए, टेक महिंद्रा के आने वाले हैं रिजल्ट्स, आज ही आएंगे, किसी भी वक्त आ सकते हैं। तैयार कुशल अनुमान के साथ बताएं। बिल्कुल सर, तो पोस्ट मार्केट आने का एक्सपेक्टेशंस है। नंबर्स वाइज बहुत ज़्यादा तेज़ी तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी की आय लगभग 3.5% बढ़कर 13,150 करोड़ पर रह सकती है। डेफिनेटली टेलीकॉम स्पेस जो है ये इनका लीड करता हुआ दिखेगा। इस वजह से कंपनी की डॉलर आय 0.7% की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 164.3 करोड़ डॉलर्स कंपनी अपना डॉलर आय रिपोर्ट कर सकती है। मार्जिन्स के लिहाज से भी करीब 40 बेसिस पॉइंट्स की बढ़त रहेगी, 11.4% 11% के मुकाबले, और मुनाफा 7% बढ़कर 1200 करोड़ पर हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो ऑपरेटिंग मार्जिन्स के लिहाज से लार्जली फ्लैट प्रदर्शन रहेगा, बट डेफिनेटली जो डील TCV पाइपलाइन है आगे चलकर और जो 5G कॉमेंट्री है उस पर कंपनी क्या कहती है, इस पर हमारा फोकस रहना चाहिए। तो यह है आपके लिए टेक महिंद्रा जिस पर आपको रखनी है नजर। यहाँ पर आपको एक्शन बनते दिखेगा। कुछ गाइडेंस भी आ रही है UPL की तरफ से और अच्छी गाइडेंस आ रही है। ग्रोथ गाइडेंस इन्होंने बरकरार रखी है, कर्ज घटाने की गाइडेंस इन्होंने बरकरार रखी है। तो नंबर्स तो बढ़िया आए हैं, कमेंट्री भी अच्छी आती हुई दिख रही है UPL की तरफ से। ये आपके सामने स्क्रीन पे। एक बार सिद्धार्थ जी से भी राय लेना चाहूंगा UPL पर। सिद्धार्थ जी, UPL 725 पर इन नंबर्स के बाद कोई व्यू सर? देखिए दीप, पॉजिटिव व्यू है और हमारा जो टारगेट है UPL पे वो 800 प्लस का है, 800 प्लस का। सबसे बड़ी चीज, रेवेन्यू में स्ट्रॉन्ग, आय में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखी है और ग्लोबल बिजनेस में वॉल्यूम्स काफी अच्छे दिख रहे हैं, स्पेशली साउथ अमेरिकन साइड। तो मैं मानता हूं कि ओवरऑल, क्योंकि टॉप 5 एग्रोकेमिकल की कंपनी में UPL एक आता है, तो नतीजे अच्छे हैं। आने वाले टाइम में भी नतीजे अच्छे रहेंगे। हमारी पॉजिटिव और खरीदारी की राय 800 प्लस के टारगेट के लिए।
ओके, तो ये है आपके लिए यूपीएल जिस पर रखिए नजर। 800 प्लस के टारगेट से सिद्धार्थ जी के भी हैं इस पर, और काउंटर भी नतीजों के बाद थोड़ा सुस्त है, बट अदरवाइज नतीजे, कमेंट्री, गाइडेंस अच्छी ही आती हुई दिख रही है कंपनी की तरफ से। हिंडाल्को में अच्छा मूव आ रहा है, इस पर रखिए नजर। इनफैक्ट मेटल्स का दिन आपको बनते हुए दिख रहा है, ग्लोबली मेटल्स में एक बाउंस बैक दिखा है। हिंडाल्को इस समय एक बढ़िया आपको स्पाइक दिखा रहा है। एक बार राय लेना चाहूंगा, हिंडाल्को बढ़िया एक्शन बन रहा है। जय, जरा देखें इसका चार्ट। श्योर, मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए जो हिसाब से मेटल्स में रिकवरी है, इनफैक्ट टाटा स्टील में भी अगर आप देखेंगे तो रिकवरी आई है लोअर लेवल से, हिंडाल्को भी अच्छी रिकवरी देखने मिल रही है। बट देन ये स्टॉक एक रेंज में है दीपांशु, आई मीन ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो लगभग 415 और 420, ये जो एक रेंज है वो निकालना जरूरी है। अगर वो निकालता है तो आपको फर्दर अप मूव देखने मिलेगा। लाइकवाइज ऑन द डाउन साइड 410 से 405 की एक रेंज है हिंडाल्को में। सो आई थिंक ये 405 से लेके 420 तक की जो रेंज है, इसके बीच में थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है। उसके ऊपर ब्रेकआउट आता है, देन आपको फर्दर मूव देखने मिलेगा टिल द लेवल्स ऑफ 450 एंड अबाउ। टिल देन आई थिंक अवॉइड करना चाहिए, और स्टॉक स्पेसिफिकली ये मेटल्स में देखना चाहिए। जहां तक मोमेंटम का सवाल है तो जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदाल स्टील यहाँ पे देखने मिल रहा है। रेस्ट ऑफ द मेटल पैक में थोड़ा मुझे कंसोलिडेशन नजर आ रहा है। ओके, तो ये है आपके लिए हिंडाल्को, इस पर रखी नजर। इनफैक्ट सारे मेटल्स पर रखिए। अभी हिंदुस्तान कॉपर की बात चली रही थी, अच्छी मूव दिखा रहा है। हिंडाल्को में आपको अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। एनएमडीसी आपको अपडेट के बाद मूव दिखा रहा है, बढ़िया स्पाइक इस पर भी आता दिख रहा है। जेएसडब्ल्यू स्टील सुबह ही पॉजिटिव हो गया था। जेएसपीएल में मूव है। टाटा स्टील भी जैसे जय कह रहे थे रिकवरी के मूव में दिख रहा है। तो मेटल्स इस समय क्लियर लीडरशिप बाजार की लेते हुए आपको दिख रहे हैं। पर वोल्टास, इस पर करते हैं फोकस। भसीन साहब इसके बारे में बात कर भी रहे थे, और नतीजे आने वाले हैं आज ही वोल्टास के। नुपुर हमारे साथ तैयार बताने के लिए कि नतीजे कैसे रहेंगे। नुपुर, स्टॉक में तो बढ़िया एक्शन बन रहा है, डेज हाई पर है, 3.5% ऊपर। नतीजे कैसे रहेंगे वोल्टास के? एक्चुअली नतीजे ठीक ठाक ही रहेंगे, क्योंकि ये नॉर्मली ये क्वार्टर सीजनली वीक होता है। एसी कम खरीदते हैं बारिश के सीज़न में, तो नतीजा जो अनुमान देखें तो जो आय है वो 5% से इस बार बढ़कर आ सकती है। 1780 करोड़ का हमारा अनुमान है इस बार का। जिस हिसाब से कमोडिटी प्राइसेस बढ़े थे कॉपर एल्यूमिनियम के, तो उसके चलते जो कामकाजी मुनाफा और जो मार्जिन्स होगा वो काफ़ी दबाव में रहने वाला है इस बार। हालांकि कंपनी ने जो दाम अपने बढ़ाए उससे थोड़ा सा बेनिफिट दिखेगा, ऑफसेट होता नज़र आएगा, लेकिन फिर भी जो अनुमान है उसके हिसाब से जो कामकाजी मुनाफा है वो 12% से कम होकर इस बार 113 करोड़ के आसपास आ सकता है। कंपनी के मार्जिन्स 8% से कम होकर 6% हो सकते हैं इस बार, और जो मुनाफा होगा वो भी 24% से इस बार घटकर 79 करोड़ के आसपास आते दिखेगा। इस स्टॉक में एक कंसर्न था पिछले क्वार्टर में कि कंपनी का जो एसी सेगमेंट में मार्केट शेयर है 25% का, वो थोड़ा सा कम होता नजर आया था। अगर वो इस बार बढ़ता है या वहाँ पे कोई इंप्रूवमेंट आता है, मैनेजमेंट कमेंट्री अगर पॉजिटिव होती है तो काफ़ी पॉजिटिव है ये स्टॉक के लिए। अदरवाइज जो प्राइस हाइक कंपनी ने लिए हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन इसमें और नेक्स्ट क्वार्टर में दिखेगा, तो मार्जिन भी इंप्रूव होते नजर आएंगे। ओके, तो ये है आपके लिए वोल्टास पर पूरा का पूरा एक्शन। नतीजे बहुत मजबूत नहीं, लेकिन स्टॉक ऑलरेडी मेरे ख्याल से 1200 से 900 रुपए आ गया, राइट? 900 बड़ा करेक्शन हुआ है सर, काफी बड़ा करेक्शन हुआ है। तो खराब नतीजे को शायद कहीं कहीं डिस्काउंट करके चल रहा है, यही वजह। कल भी मजबूत था, आज भी थोड़ा मजबूत हुआ है। लेट्स सी कैसे आते हैं रिजल्ट, देखेंगे उसमें। आइए तब तक कुणाल जी और राकेश जी तैयार है चार्ट कॉर्नर के बिगुल के साथ। अरे कुणाल जी, पिक ऑफ द डे देना था। जी जी अनिल जी, पिक ऑफ द डे है अनिल जी। कल का काम हम आज कर रहे हैं अनिल जी। गलती से बिगुल चार्ट कॉर्नर का बच गया, तो अभी आप बताओ बैकवर्ड इंटीग्रेशन चाहिए या फॉरवर्ड इंटीग्रेशन बिगुल का? अनिल जी फॉरवर्ड कर दें तो बेहतर है अनिल जी। बैकवर्ड पर अनिल जी मुझे लगता है कि फॉरवर्ड हो जाए तो बेहतर होगा अनिल। बेहतर क्या है, तो हमारे हाथ में, जो चाहे कर सकते हैं। आपने फॉरवर्ड बोला, फॉरवर्ड कर देते हैं। आप फॉरवर्ड बोले और हमारी मर्जी अगर बैकवर्ड करने की, तो भी हम बैकवर्ड कर सकते हैं। जी जी मंथल जी। देखिए अनिल जी, मी एंड कुणाल जी बोथ आर हैप्पीली मैरिड। हम एडजस्ट कर लेंगे अनिल जी इसी बिल्कुल में अनिल जी। ना वो तो आप घर पे करिए, यहाँ पे तो फॉरवर्ड के भांगे, हम तो दिलदार है। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के साथ पिक ऑफ द डे।
बिना एडजस्टमेंट के कुणाल जी और राकेश जी तैयार है कल का काम आज ही करने के लिए। बताएं सर। अनिल जी देखिए, अभी मैंने और राकेश जी ने एल&टी इन्फोटेक पर खरीदारी की राय दी थी और अब उसी तर्ज पर अनिल जी दोबारा एक आईटी कंपनी पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। और इसमें मैं ये भी कहना चाहता हूं अनिल जी कि जिस तरह की तेजी आपको निफ्टी आईटी इंडेक्स में देखने को मिल रही है, तो संभावना पूरी अनिल जी की आईटी इंडेक्स से आपको एक रोबस्ट मूव आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। खरीदारी की राय अब हम दे रहे हैं माइंड ट्री पर, जिसमें सिमिलर ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। स्टॉक ने 3425 की एक मेजर हर्डल को पार किया है और अब इसके लिए भी काफी अग्रेसिव ऊपर के टारगेट्स हैं। ओवर टू राकेश। अनिल जी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है। कल भी हमने एक स्टॉक अनिल जी ऐसा ही पैटर्न का आइडेंटिफाई करा था, टोरेंट फार्मा, बट दीप ने पहले उस पर व्यू मांग लिया। आज उसके अंदर भी गैप अप ओपनिंग हुई है। तो जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर माइंड ट्री का है और नेकलाइन को तोड़ रहा है, तो एक परफेक्ट कैंडिडेट है कल के लिए गैप अप ओपनिंग का। 3589 अनिल जी 3589 पहला टारगेट है, 3618 3618 दूसरा टारगेट है, 3450 के स्टॉप लॉस के साथ माइंड ट्री पे खरीदारी की राय है और ये हमारा पिक ऑफ द डे। ओके, तो माइंड ट्री पिक ऑफ द डे, कल का काम आज ही करते हुए राकेश जी, कुणाल जी नजर रखते हैं। आईटी स्टॉक्स डेफिनेटली मोमेंटम में आपको इस समय दिख रहे हैं। आइए सिमी जी के पास चलते हैं और लेते हैं एक सिमी का नॉन स्टॉप शेयर। बताएं सिमी जी। दीपांशु, बहुत सारे फेवरेट स्टॉक बताया है। अब एक फेवरेट सेक्टर है मेरा जिसमें मैं बाई कॉल देने जा रही हूँ। फेवरेट सेक्टर का जो मेरा फेवरेट स्टॉक था उसमें खरीदारी करने का नहीं है। सेक्टर तो शुगर है और सबको मालूम है कौन सा मेरा फेवरेट है, उसको खरीदना नहीं है। उसमें हिमांशु सेल कॉल दिया था, उसके बाद से वीक ही है। अभी जो खरीदने का सलाह देने जा रही हूँ उसमें भी मैंने बहुत पहले बाई कॉल दिया था और लगातार बाई कॉल देके गया था। रेणुका शुगर स्टॉक का नाम है। एक महीने का बहुत ही बड़ा सा करेक्शन के बाद आज इसमें वापस से रिकवरी देखने को मिला है। डेली चार्ट में देखेंगे तो आज का क्लोजिंग के बाद इसमें ट्वीजर्स बॉटम जैसा फॉर्मेशन बनेगा। कल का हाई को इसने पार किया है और मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए। टारगेट 65 से 70 आना चाहिए, नया हाई बनाएगा ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। करंट लेवल पर खरीदारी करके चलने का सलाह है, क्योंकि इसमें जो भी करेक्शन आया था उसके बावजूद भी मैं देख रही हूँ कि ये 100 डेमा को भी तोड़ा नहीं है। तो ओवरऑल एक अच्छा चार्ट है। तो यहाँ से रिकवरी में वापस से 65 से 70 का टारगेट तो मिनिमम आ जाना चाहिए। 52 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के खरीदने का सलाह होगा। रेणुका शुगर मेरे तरफ से खरीदारी का कॉल है। 10 से 15 ट्रेडिंग सेशन के लिए होल्ड करना है। 65 से 70 का टारगेट होगा, बहुत जल्दी आना चाहिए। ओके, तो रेणुका शुगर है वो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय सिमी जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। अगर रेणुका से ना मिले तो श्री लगा के ढूंढ लीजिए, मिल जाएगा। कहीं रेणुका शुगर मिलता है, कहीं श्री रेणुका शुगर मिलता है। ये है स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय, 65 रुपये और 70 रुपये के दो टारगेट के साथ। आइए बढ़ते आगे। आरबीआई ने पहली देसी डिजिटल करेंसी का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। इसकी पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ रही है इस वक्त नूपुर। बताएं नूपुर, क्या है डिटेल्स? बिल्कुल सर, जो ई-रुपी आज लॉन्च हो चुका है फिलहाल पायलट बेसिस पे है और सेकेंडरी मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए ये अभी फिलहाल स्टार्ट हो चुका है। होलसेल और रिटेल दो कैटेगरीज है इसकी। मैं पहले बता देती हूँ ई-रुपी क्या है, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। फिलहाल जो ई-रुपी है वो आरबीआई लॉन्च करेगी और आरबीआई ही जारी करेगी ई-रुपी को, और सीबीडीटी के अंदर ये आता है। कैश के बदले कन्वर्टेबल करेंसी की तरह इसे यूज़ किया जाएगा। जो पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है उसमें जो बैंक्स इसके साथ जुड़े हैं उसकी लिस्ट काफ़ी लंबी है। 9 बैंक्स इसके साथ जुड़े हैं, जैसे कि एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और कुछ और नाम इस लिस्ट का पार्ट है। अब ये इसके 2 वर्जन है, एक रिटेल और दूसरा है होलसेल। हम अगर ट्रांजैक्शन करेंगे एज अ इंडिविजुअल तो वो रिटेल में आएगा। जब इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस होंगे, कमर्शियल बैंक ट्रांजैक्शन होंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के ट्रांजैक्शन होंगे, वो होलसेल का पार्ट होंगे। फिलहाल जो लॉन्च हुआ है वो होलसेल में हुआ है और 1 महीने बाद जो भी फीडबैक इसका आएगा उसके बाद रिटेल्स के लिए ये लॉन्च किया जाएगा। इंटरबैंक ट्रांजैक्शन के लिए होलसेल है और पब्लिक के लिए रिटेल का प्रस्ताव रखा है आरबीआई की तरफ से, और 1 महीने बाद रिटेल भी लॉन्च हो जाएगा। अब इसकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि मौजूदा जो पेमेंट के ऑप्शन है उसमें एक और ऑप्शन आपके लिए बढ़ जाएगा। फिलहाल आप यूपीआई ट्रांजैक्शन या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते उसी तरह इसे भी किया जाएगा, वैसा ही सेम विकल्प है। ये भी ये अपने हमारी जो भारत की इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी, उसे भी मजबूत करने के लिए बनाया गया।
एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट है कि जितना भी खर्चा होता है करेंसी को लेकर, फिजिकल करेंसी को लेके और इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस को लेके, वो फी बचाई जा सकती है डिजिटल करेंसी जब ये चालू हो जाएगी फुल फ्लेज में। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इसका और क्रिप्टो करेंसी में अगर हम डिफरेंस देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि ये आरबीआई द्वारा जारी किया जाएगा, पूरा रेगुलेट किया जाएगा, आरबीआई की लायबिलिटी होगी, बैलेंस शीट में आपको दिखेगा, कोई भी इसे जारी नहीं कर सकता है। आरबीआई को अगर सेकेंडरी मेथड भी यूज़ करना है, इनडायरेक्ट मेथड भी यूज़ करना है, तो वो कमर्शियल बैंक के साथ टाई अप करेगी और वही लॉन्च कर सकती है। और अगर आप रिटेल और आपको यूज़ करना है तो आप सारे पेमेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, आपको बैंक अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एज ए वॉलेट में आपके यूज़ होगा। तो रिटेल के लिए भी फायदा है, इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस के लिए भी फायदा है। डिजिटल करेंसी एक एडिशनल होगी और आरबीआई इसे रेगुलेट करेगी। ओके, बेहद इंटरेस्टिंग है ये डिजिटल करेंसी और प्रॉपर करेंसी रुपये की तरह ही ई रुपये। बस ये फर्क है कि आप रुपयों को या तो बैंक में रखते हैं या अपने पर्स में, जेब में। यहाँ पर ये डिजिटल करेंसी होगी जो आपके ई वॉलेट्स में रहेगी। इसके अलावा इसके ऊपर जो कुछ भी और डिटेल्स हैं धीरे धीरे सामने आएगी। फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, यानी कि इसे लागू करके देखा जाएगा, टेस्ट किया जाएगा और एक बार पायलट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल उसके बाद सबके लिए तैयार। करेक्ट, सबके लिए तैयार। चलिए, तो ये है बेहद इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट, ये लॉन्च होता हुआ आरबीआई की तरफ से आज के लिए। ओके, बढ़ते आगे और हिमांशु जी तैयार हैं, एक उनकी तरफ से बेहतरीन कॉल। हिटमैन हिमांशु। हिमांशु जी बताएं। जी अनिल जी, तो अनिल जी ऑप्शन स्ट्रेटजी है डिविस लैब में 3800 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदना है, जो कि अभी 130-135 पर ट्रेड करता है। यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी करें, 120 रुपए तक भी कोई डिप मिलता है तो खरीदारी को ऐड कर सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 100 रुपए का। टारगेट अपसाइड में रहेगा 175 रुपए का और दूसरा टारगेट रहेगा 200 रुपए का। डिविस लैब में 3800 यानी कि 3800 की स्ट्राइक की स्लाइटली इन द मनी कॉल ऑप्शन खरीदारी करके चलने की सलाह है। अनिल जी देखिए, आज के सेशन में हमने देखा कि क्लियर कट फार्मा में एक खरीदारी देखने को मिली है, जबरदस्त ब्रेकआउट्स आए हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा ब्रेकआउट है वो डिविस लैब में है। यहाँ पर एक लंबे समय की कंसोलिडेशन के बाद आज बहुत अच्छा मूव देखने को मिला है और सुबह की तेजी के बाद वापस से स्टॉक ने 3800 का जो एक प्रीवियस इंटरमीडिएट हाई था या कि स्विंग हाई था उसके ऊपर स्टॉक निकला है। मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक कल के सेशन में 2920 2950 जो कि स्टॉक का 200 दिन का मूविंग एवरेज है, वहां तक की रैली देखने को मिल सकती है। और अगर ऐसा होता है तो ये जो कॉल ऑप्शन है ये 200 रुपए की तरफ जाते हुए नजर आ सकती है। तो डिविस लैब में 3940 रुपए तक के टारगेट्स के लिए खरीदारी करके चले। बीटीएसटी के लिए एक मुझे लगता है परफेक्ट कैंडिडेट है। ओके, तो ये है आपके लिए डिविस लैब। सुबह से ही बजिंग है और यहां पर आप 3800 की कॉल खरीद कर चल सकते हैं। बिल्कुल सिद्धार्थ जी के लिए सुपर सेट। बताएं सर। देखिए दीप, ये स्पेशल है केमिकल का, और ये स्पेशल क्यों है? आरती इंडस्ट्रीज, उस पर खरीदारी की राय है। टारगेट पहले रखना है 750 का, 750 का। फार्मा का बिजनेस डीमर्ज हो चुका है, अब जो बिजनेस बचा है वो पूरा ही पूरा स्पेशलिटी केमिकल का बिजनेस बचा है, जिसमें इन्होंने केपेक्स ऑलरेडी कर दिया है 4300 करोड़ का, और केपेक्स लाने की योजना है 3000 करोड़ की। सबसे बड़ी चीज कि ये इससे रियलाइजेशंस बेहतर होंगे और वॉल्यूम्स बढ़ेंगे। अब फार्मा का बिजनेस चला गया है तो उनको स्पेशलिटी केमिकल का वैल्यूएशन मिलना चाहिए, जो मैं मानता हूं कि कहीं ज्यादा हो सकता है आज के वैल्यूएशन से। तो आरती इंडस्ट्रीज यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है पिछले 2-3 क्वार्टर से। अब परफॉर्मेंस आएगा आरती इंडस्ट्रीज पे। टारगेट 750, 750 का शॉर्ट टर्म टारगेट रख सकते हैं। थोड़ा लंबा समय रखे तो 816 भी आ सकता है। आरती इंडस्ट्रीज डीमर्ज हो चुका है, अब इसके पैरों में जोर आएंगे। आरती इंडस्ट्रीज नई तेजी के लिए हो रहा है तैयार। केमिकल स्टॉक्स में रखे नजर। अभी एसआरएफ की बात हो रही थी, टाटा केमिकल्स की बात हो रही थी, आरती इंडस्ट्रीज भी आपके रेडार पर रहना चाहिए। आइए बिगुल जय ठक्कर के लिए जय का जैकपॉट। बताएं जय। दीप, खरीदे जेके सीमेंट का फ्यूचर 2805 रुपए चल रहा है अभी ये, इसको खरीदना है। यहाँ पे अच्छा ब्रेकआउट आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिला है अबाउट द लेवल्स ऑफ 2750, 2750 के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट है। और अब दीप इसमें मुझे 2990 तक कोई
एक बीच में रेजिस्टेंस नहीं नजर आ रहा है, स्ट्रेट मूव वहां तक आपको देखने मिल सकता है। मैं तो वही टारगेट दूंगा पहला 2990, अगर वो लेवल निकालता है देन 3100 तक के भी लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। तो एक अच्छे बड़ा टारगेट इसमें निकल कर आ रहा है जेके सीमेंट फ्यूचर्स में। और इसमें आपको स्टॉप लॉस नीचे में डीप प्लेस करना होगा 2740, तो 2750 के ऊपर एक ब्रेकआउट आया तो उसके 10 पॉइंट नीचे आप एक स्टॉप लॉस लगाए। सीमेंट स्टॉक्स में कल से एक अच्छा मोमेंटम, एक अच्छी पकड़ हमें देखने मिल रही है, और जो हिसाब से इसका मीडियम टर्म चार्ट स्ट्रक्चर भी एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न काइंड ऑफ बन रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी जो नेकलाइन है वही 2990 तक आ रही है, तो वहां तक का तो एक स्ट्रेट मूव देखने मिलेगा। उसके ऊपर क्या बियॉन्ड आपको ब्रेकआउट देखने मिला तो फर्दर एक मूव भी देखने मिलेगा। तो ये है आपके लिए जेके सीमेंट पर राय जय की तरफ से खरीदारी की आती हुई दिख रही है। तो स्टॉक 2740 के स्टॉप लॉस के साथ आप खरीदारी करें। ऊपर में 2990 और 3100, ये दो टारगेट के लिए खरीदारी करनी। आइए बढ़ते आगे। मुंबई के प्रॉपर्टी बाजार के लिए त्योहारी सीजन रहा है जबरदस्त। स्टैम्प ड्यूटी कलेक्शन में रिकॉर्ड तोड़ तेजी देखने को मिली है। जबरदस्त स्टैम्प ड्यूटी कलेक्शन आया, और स्टैम्प ड्यूटी तभी मिलती है जब घरों का रजिस्ट्रेशन होता है ना, रजिस्ट्री होती तब। रजिस्ट्री अनुभव है, एक्सपीरियंस है। रजिस्ट्री में क्या खास बात होती है? रजिस्ट्री में क्या वो एक सर्टेन अमाउंट देना पड़ता है। यस। और इसके अलावा कोई खास बात? मतलब वो ऑफिस जाके वो सब करना पड़ता है, पेपर्स डॉक्यूमेंट्स मांगना पड़ता है। जरा एक बार बाकी लोगों से भी पूछा जाए, रजिस्ट्री में क्या खास बात होती है? किसी की तरफ से कोई विशेष टिप्पणी? जी कुणाल जी बताएं सर। अनिल जी देखिए, आपके मुंबई का मुझे नहीं पता, लेकिन अगर अनिल जी आप यूपी में रजिस्ट्री कराते हैं तो यहाँ पर अनिल जी आपके हाथ का छापा लिया जाता है, तो उसके लिए इंक लगाते हैं हाथ पर, पूरे हाथ अनिल जी इंक लग जाती है, फिर उसके हाथ के चिन्ह लिए जाते हैं अनिल जी। थंब इंप्रेशन और उंगलियां ली जाती है ऐसे, और फिर वो ऐसी होती है जो आदमी वहाँ पे एक छोटा सा कपड़ा होता है जो पहले ही जितनी इंक लगी उससे ज़्यादा डार्क होता है, मतलब उस पर ऑलरेडी खराब, उससे ज़्यादा खराब होता है। फिर उसके आसपास लोग है ना दरवाजे पर, दीवार पे भी पहुँचते हैं, ठीक है, और उसके बावजूद वो मिटता नहीं है। फिर साबुन वाबुन से धोते हैं फिर भी नहीं होता। फिर घर जब जाते तो ऐसे रहता है, तो फिर मोहल्ले वाले सब कहते हैं मिठाई खिलाओ। हाँ, सब पता तो चल जाता है। रजिस्ट्री हो गए, ऐसी है। अनिल जी जी, अनिल जी जी कुणाल जी। जमीन खरीदी अनिल जी, मिठाई तो खिला दीजिए। हेलो, मैं तो अनुभव बता रहा हूँ कि मैंने देखी हुई है। सिद्धार्थ जी ऐसे ही होता है ना? तो अनिल जी खरीदा होगा तभी अनुभव है ना आपको? भी अनुभव है। और साथ में ये भी होता है कि बहुत बार रजिस्ट्री करने जाते हो तो सर्वर बैठ जाता है, तो 1 घंटे आराम करना पड़ता है। ये तो खैर अपना अपना अलग अलग अनुभव है, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि वो उससे पहचान जाते हैं। तो जब भी आप कराओ, अब आजकल थोड़े शायद कम होने लगे हैं, कहीं कहीं थंब इंप्रेशन वाले होने लगे ना, तो शायद फिर भी वो क्या हार्ड कॉपी जो है ना उस पर तो वो लगवाते हैं ब्लू, डार्क ब्लू कलर के, ऐसा है। सो इसलिए वो रह जाते हैं, वो जल्दी से जाती नहीं है, 2-3 बार तो कम से कम धोना ही पड़ता है आपको। तो चलिए, रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, जबरदस्त तैयार है। हमारे साथ अरमान पूरी डिटेल्स लेकर। अरमान बताएं। यस सर, जैसा कि आपने कहा कि स्टैम्प ड्यूटी का जो कलेक्शन है ये रिकॉर्ड स्तर पर हुआ है। अगर आप मतलब स्टार्टिंग के ईयर से, जनवरी से अभी तक का देखेंगे तो पिछले 10 महीने का अगर आप देखेंगे तो ये पिछले 10 साल में अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जल्दी 1 लाख घर की बिक्री हुई है। उसी के साथ साथ अगर आप 2021 के मुकाबले जनवरी और अक्टूबर की अगर आप तुलना करेंगे तो स्टैम्प ड्यूटी कलेक्शन लगभग 53% बढ़कर आया है। वहीं अगर 2020 की तुलना में अगर सिर्फ दिवाली के महीने की बात करें तो वहां पर भी स्टैम्प ड्यूटी जो कलेक्शन है वो 30% बढ़कर आया है। आपके सामने फिगर्स भी आ जाएंगे, जिसमें 2022 में अभी तक 1.3 लाख, लगभग 1 लाख से ऊपर जो है घर की बिक्री हो चुकी है। उसी के साथ साथ लगभग 7300 जो है यहाँ पर जो स्टैम्प ड्यूटी कलेक्शन है, 7300 करोड़ का जो स्टैम्प ड्यूटी कलेक्शन है वो हो चुका है, जो कि अगर पिछले साल की तुलना में देखें तो वो सिर्फ 4700, मतलब 4700 के आसपास ही था। वहीं अगर सिर्फ दिवाली के महीने की बात करें तो इस बार अगर आप देखेंगे तो स्टैम्प ड्यूटी कलेक्शन लगभग 717 करोड़ पर आया है। वहीं अगर 2020 जो कि कोविड के पहले की अगर आप बात करेंगे उस समय की दिवाली में वो लगभग 550 करोड़ का था। तो सभी पैमानों पर ये काफी बढ़िया तेजी है। सिर्फ आप दिवाली का महीना ले लीजिए या स्टार्टिंग के 10 महीने ले लीजिए, मुंबई का प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड स्तर पर आया है। तो प्रॉपर्टी मार्केट जबरदस्त चल रहा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। पूरा का पूरा कलेक्शन जबरदस्त होता दिख रहा है। 9300 घर बिके हैं नवंबर महीने में।
मेरे को लग रहा है मार्च के पहले एक बार 10,000 का आंकड़ा आ जाएगा, ऐसा लगता है मार्च के महीने में आ जाएगा, जब लास्ट 10,000, हाँ, है ना, 2,300 तक तो पहुंच ही गए हम, है ना। 10,000 तो आज तक कभी नहीं हुए एक महीने में। लेट्स सी क्या कुछ होता है। 548 करोड़ का कलेक्शन, ओ सॉरी ये सर नवंबर 2020 का है, जब दिवाली वाला उसका। अच्छा, 9,300 का हाईएस्ट रहा हुआ है एक्चुअली। ओके, परफेक्ट है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ होता है। घर बिके हैं करीबन 1,03,000 जनवरी से लेकर अक्टूबर के महीने में। सुमित जी तैयार है सुपरहिट शेयर के साथ। सुमित जी फरमाएं सर। अनिल जी, बाय का स्टॉक है 33 रुपए 20 पैसे, 33 रुपए 25 पैसे का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है एनबीसीसी। एनबीसीसी पिछले 5 से 6 दिनों के साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद अब एक वापस से अपवर्ड मूव रिज्यूम कर रहा है और बहुत समय के बाद ये स्टॉक के अंदर धीरे धीरे करके तेजी का मूव देखने का शुरुआत हो रहा है। तो ये स्टॉक के अंदर यहां से बढ़िया मूव आने वाले हफ्ते 10 दिन के अंदर देखने को मिलेगा। जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। ये स्टॉक मेरे को 28-30 रुपए के लेवल से अच्छा दिख रहा है। स्टॉक के अंदर अभी 33 रुपए के लेवल आ चुके हैं। अभी भी ये स्टॉक के अंदर यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। स्टॉक के अंदर यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें। नीचे के अंदर स्टॉक का जो इमीडिएट सपोर्ट है 32 रुपए का है, तो 32 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में एनबीसीसी में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जैसे ही 33.60 का लेवल निकलेगा तो स्टॉक के अंदर मोमेंटम बनेगा और ऊपर में 36 रुपए से लेके 38 रुपए तक के लेवल एनबीसीसी में शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिल सकते हैं। 33.60 के ऊपर क्लोजिंग मिलते ही 36 से 38 रुपए तक के लेवल 4-5 दिनों के अंदर ही देखने को मिलेंगे। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बढ़िया बैठ रहा है। 32 का एसएल लगा है 36 से 38 के टारगेट्स लिए। ओके, तो ये है आपके लिए एनबीसीसी। आई थिंक थोड़ी देर पहले अपडेट भी आया था, करीब 314 करोड़ के रिसेंटली इन्हें ऑर्डर्स भी मिले हैं। अपडेट आपके लिए आते हुए दिख रहा था। कैश का ऑप्शन चलते हैं जय ठक्कर के पास। बताएं जय। जी दीप सुबह 2 ऑप्शन दिए थे, निफ्टी बैंक निफ्टी। निफ्टी में तो अच्छा मूव देखने मिला और वो होल्ड भी कर रहा है। बैंक निफ्टी अनफॉर्चुनेटली नहीं चला, बट देन निफ्टी में मेरा व्यू अभी भी पॉजिटिव ही है। एंड जो हिसाब से 18,100-115 के रेंज के ऊपर ये बंद होने के चांसेस भी है। सो अगर ये हो जाता है देन दीप, जो मैंने सुबह कहा था कि 18,300-350 के जो नेक्स्ट लेवल बनकर आ रहे हैं वही है। सो अब with this kind of closing above 18,100-115 रेंज में 18,100 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन यहाँ पर रिकमेंड कर रहा हूँ। मॉर्निंग में तो वहां पे मैंने प्रॉफिट बुक किया तो ट्रेल करने की भी सलाह दी थी 18,200 वाले कॉल में, जहाँ पे वो 62-64 वाला कॉल 85-86 हो गया था। अब ये आप खरीदे 119-120 के रेंज में आप खरीदे 18,100 के स्ट्राइक का इन द मनी कॉल ऑप्शन निफ्टी का। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस 58 पर रखना होगा। सो 58 पर आप एक स्टॉप लॉस रखिए एंड टारगेट जो ऊपर में इसका निकल कर आएगा, फर्स्ट टारगेट 173 का रहेगा, सेकंड टारगेट 205। ये 2 टारगेट्स के लिए आप निफ्टी का 18,100 का इन द मनी स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे। काफी अच्छे चांस है कि 18,300-350 के लेवल्स यही एक्सपायरी में हमें देखने मिले, यही वीकली एक्सपायरी में। बिल्कुल 18,125 के ऊपर बंद होने के बाद अगला जो टारगेट बनता है दीप 18,200 छोटा वाला है। इसके बाद 18,265 सारे स्पॉट लेवल बता रहा हूँ, 300 और फाइनल टारगेट 350 का। हाँ, तो अगली रुकावट की जगह जो बनकर आएगी जो 18,125 की थी वो होगी 18,350 से 18,425 की रेंज में। तो वहां तक के लिए तो रास्ता खुल रहा है, जो जय कह रहे हैं एकदम परफेक्ट है। यहाँ पर 18,100 का कॉल ऑप्शन खरीदिए, 120 रुपए के आसपास 58 का स्टॉप लॉस, 173 और 205 के टारगेट के लिए ये परफेक्ट एक्शन आपके लिए होता हुआ दिख रहा है। बढ़िया है। एज थिंग्स स्टैंड सर, आपको जो क्लोजिंग चाहिए थी वो मिल जाएगी निफ्टी पे, वो लेवल वो मिल जाएगी। आप बैंक निफ्टी देखो ना भाई साहब, वहीं का वहीं है, हिल नहीं रहा। 41,300 के आसपास ही बंद होना है इसको। डेटा ऐसे फंसा के रखे हुए ना दोनों, और हम कह रहे थे कि ये 18,125 के ऊपर थोड़ा ऊपर की साइड निफ्टी बंद होने को तैयार है। धीरे धीरे और सब भाग भी नहीं रहा, धीरे धीरे पूरे 1 घंटे में, पौन घंटे में 25 पॉइंट बढ़ा। तो बिल्कुल डेटा के लिहाज से मार्केट एकदम परफेक्ट वैसी स्पीड से सही चल रहे हैं। ठीक है, स्ट्रैटेजी भी ले लें सर, आपकी मर्जी। आइए ले लेते हैं, बात निकली है लेवल्स की बाजार की, तो स्ट्रैटेजी भी एक बार ले ली जाए। अनिल जी की मार्केट स्ट्रैटेजी। डेज हाई पर है डाउ फ्यूचर्स सर, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की तेजी डेज हाई पर है। नैस्डैक फ्यूचर्स 1% की तेजी आपको यहां पर दिख रही है। 1.5% यूरोप ऊपर है, वहां पर बढ़िया एक्शन है। कच्चा तेल $94 पर है।
रुपया 13 पैसे मजबूत है। जितने भी फैक्टर्स फेवर में, एशिया के सारे बाजार ऊपर थे, 5% ऊपर आज हांगकांग बंद हुआ, तो जितने भी फैक्टर्स फेवर में हो सकते हैं सारे फेवर में है सर क्लोजिंग से पहले। मजबूत क्लोजिंग हो रही है, 18,125 के ऊपर की क्लोजिंग हो रही है। पहली चीज तो ये शॉर्ट तो नहीं रहना चाहिए, ठीक है। निफ्टी में बैंक निफ्टी 41,300 पे ही बंद हो रहा है, तो बैंक निफ्टी में अब भी आप 250 पॉइंट की और स्पेस रख सकते हैं। 41,550 के ऊपर शॉर्ट काटूंगा टाइप्स, है ना। नहीं तो इंट्राडे में तो एक बार कट ही गया आपका, 41,550 पार हुआ है। तो बैंक निफ्टी भी वैसे तो मजबूती है, अगर आपको रुकना है तो एक दिन और रुक सकते हैं। लॉन्ग पोजीशन है आपकी बनी रहनी चाहिए। पहले बैंक निफ्टी का बता दूं, अगर लॉन्ग है 41,000 का पुट हाथ में रखें, ताकि अगर कोई अनहोनी हो जाए कभी तो आपकी हेजिंग है। शॉर्ट है तो 41,600 का कॉल ऑप्शन हाथ में रखें, ताकि अगर किसी गलती की वजह से बहुत जोर से भाग जाए बाजार तो भी आप रहें, बट अदरवाइज जरूरत नहीं है। ये तो होगी बैंक निफ्टी। निफ्टी 18,000 का पुट ऑप्शन खरीद कर आपकी लॉन्ग पोजीशन बनाए रखने की बात है, ठीक है, ठीक है। और अगर शॉर्ट है तो 18,350 का या 300 का कॉल ऑप्शन होना चाहिए, उससे पहले नहीं, क्योंकि अगला टारगेट 18,350 निकल कर 200 पॉइंट की मूव। हाँ, तो क्योंकि 265, 300, 350 ये 3 टारगेट है। आपको याद होगा आज ऑलरेडी मैंने 265 तक के तो टारगेट दिए, 200 के बाद सीधा 265 है, राइट। सो आई थिंक वो टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। ज़्यादा डेफिनेटली कल ही की तरह लॉन्ग साइड पर ज़्यादा है चांस, क्योंकि आप तेजी के साथ ही बंद हो रहे हैं, अच्छे बंद हो रहे हैं 18,125 के ऊपर। एक ही कंडीशन रखें दीप कि अगर गलती से 150 पॉइंट 200 पॉइंट नीचे खुले निफ्टी किसी वजह से, तो आपकी और खरीदने की ताकत होनी चाहिए। रिस्क एक ही है बाजार में, 17,825 से 17,900 के बीच में एक गैप छोड़ा हुआ है 65 पॉइंट का, 17,835 से 17,900। वो भरने आएगा नहीं आएगा, कब आएगा वो बोल नहीं सकते, तो वो एक रिस्क है। तो आप 17,800 को वर्स्ट केस सिनेरियो में ध्यान में रख के लॉन्ग बनाए रखें। बाकी नॉर्मल केस सिनेरियो में तो आपकी 18,000 अब नीचे नहीं जाएगा इजीली, वो आप फोकस करें। आज एक डिप भी मिला था, मौका मिला था लोगों को, मिला ना, आज भी मिला ना दीप, आराम से मिला। अब इससे ज्यादा क्या देगा। देखो आज का लो आप देखो 18,100, एक मिनट, 18,060, वो 18,075 के आसपास लेने की बात है, 18,060 का लो है। बैंक निफ्टी तो एकदम 41,200 का जो लेवल है, 41,175, 188 का ही लो है, परफेक्ट है लेने के लिए। चलिए, तो ये है आपके लिए राय। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर बैंक्स थोड़े सुस्त जरूर हैं, बट निफ्टी जो आपको क्लोजिंग चाहिए 18,125 के ऊपर की, वो देने की तैयारी में दिख रहा है। आइए एक बिगुल हिमांशु जी के लिए, हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी। दिपांशु, क्लियर कट पावर सेक्टर एक एज अ स्पेस आज काफी अच्छी आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, और एक स्टॉक पावर ग्रिड जिस पर मैंने थोड़े दिन पहले एक ब्रेकआउट कैप्चर किया था 219-220 के लेवल पर, यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट की तैयारी हो रही है। तो ऑप्शन के जरिए यहाँ पर 235 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन हम कैरी करेंगे, जो कि अभी 5 रुपए पर ट्रेड करता है। तो 4.5-5 के बीच में इसमें एक्यूमुलेशन करने की सलाह रहेगी। 3 रुपए 60 पैसे के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। पहला टारगेट रहेगा 6.5 रुपए का, दूसरा टारगेट रहेगा 8 रुपए का। जिस तरह के चार्ट सेटअप है यहाँ पर दीपांशु, अगर मैं पावर ग्रिड का चार्ट देखता हूं, तो जैसे ही स्टॉक ने 219-220 का एक हर्डल पार किया था, एक वन वे वर्टिकल मूव देखने को मिली, और जिस तरह से आज की क्लोजिंग होते हुए नजर आ रही है, मुझे लगता है कल ये स्टॉक जो इसका इंपॉर्टेंट इमीडिएट प्रीवियस रेजिस्टेंस था 238-240, उसके पार जाने को तैयार है। डेरिवेटिव्स में पोजीशनिंग भी इसी तरह का इंडिकेशन दे रही है, जहां पर 235 की स्ट्राइक में अनवाइंडिंग देखने को मिली है। तो 235 की स्ट्राइक की कॉल खरीदेंगे यहाँ पर 8 रुपए तक के टारगेट्स के लिए, और 3 रुपए 60 पैसे का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की सलाह है। 4.5 से 5 रुपए में खरीदे आप 235 का कॉल ऑप्शन, यहीं पर भाव चल रहा है। एट द मनी कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई 6.5 रुपए और 8 रुपए, 2 टारगेट के लिए, ये है आपके लिए। आइए सुमित जी के लिए बिगुल, सुमित का सुपरहिट। बताएं सुमित जी। बाय का स्टॉक अनिल जी रडार पे आया है 2640, 2642, ये अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है पीडीलाइट। पीडीलाइट के अंदर पिछले 3 दिनों के हाई ब्रेक हो रहे हैं। लोअर लेवल से स्टॉक में रिबाउंड आ रहा है। लोअर लेवल से बॉलिंगर बैंड का मिडिल बैंड ऊपर की तरफ ये क्रॉस कर रहा है। पीडीलाइट के अंदर मेरे को लग रहा है कि स्टॉक यहां से आने वाले दिनों में एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ दिखाना चाहिए। करेक्शन के बाद जस्ट अभी स्टॉक रिज्यूम किया है, तो स्टॉक के अंदर आप मान के चले मिनिमम 50 रुपए का, और ऊपर में 80 से 100 रुपए तक का मूव देखने को मिलना चाहिए। जिन्होंने पोजीशंस बना रखी है वो लोग होल्ड करें, क्योंकि अभी तो जस्ट मूव शुरुआत हुआ है। यहां से इमीडिएट जो ऊपर के टारगेट बनेंगे, 2700 रुपए का पहला टारगेट बनेगा, 2725 का दूसरा टारगेट बनेगा, 2590 इसके अंदर नीचे में सपोर्ट है। तो 2590 के स्टॉप लॉस से पीडीलाइट में यहाँ पे सीएमबी पे खरीदारी करें,
2700 का पहला टारगेट, 2725 का दूसरा टारगेट। कुछ ही दिनों में टारगेट ऊपर में देखने को मिलने चाहिए। 2725 के बाद रैली और एक्सटेंड होगी और 2800 रुपए तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो खरीदारी करें पीडीलाइट। पीडीलाइट में खरीदारी करने का। सुबह एस्ट्रल भी आपने दिया था, सिमी जी ने दिया था, किसने? सुमित जी एस्ट्रल? अनिल जी मेरा ही। तो एस्ट्रल पीडीलाइट ये क्या स्पेस ज्यादा पसंद आ रही है? चार्ट देखा आपने? अनिल जी चार्ट में पसंद आ रहे हैं। चार्ट में मुझे सब ध्यान रखना पड़ता है, टेक्निकल फंडामेंटल क्या क्या हिसाब से रिकमेंडेशन आ रही है, सब ध्यान रखना। एक ही सेक्टर की दोनों रिकमेंडेशन आ गई तो ध्यान तो रखना पड़ेगा। एशियन पेंट्स भी था। हाँ सुबह वो भी था। सुमित जी एक ही तरह के चार्ट्स देखने लगता है बिल्कुल, है ना? हाँ जी, एक ही सेक्टर के ऊपर जब ऐसे मोमेंटम आते हैं इसका मतलब सब में कंटिन्यू एक साथ तेजी बन रही है। हाँ, सारे शॉट्स कवर ड्राइव जा रहे हैं, थोड़ा उधर भी मारो, दूसरी तरफ भी पूरा ग्राउंड खाली पड़ा है। आइए बढ़ते आगे। और M&M फाइनेंस, इसके भी आने वाले हैं रिजल्ट्स, आएंगे कल। अनुमान बताने के लिए तैयार हैं आशीष बताइए। सर कमजोर आएंगे नतीजे। क्वार्टरली अपडेट्स के हिसाब से अगर आप देखें तो ठीक ठाक ही था। छोटे बेस से डिसबर्समेंट में करीब 110% की ग्रोथ थी। कलेक्शन एफिशिएंसी इन्होंने बताया था कि 98% रहेगी, 96% से बढ़कर, तो वहाँ पर भी सुधार था। लेकिन आंकड़ों में देखिए कुछ खास नहीं है। अगर इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम देखें तो यहाँ पर साल दर साल आपको जो है 11% की ग्रोथ नजर आएगी, यानी 1600 करोड़ का जो एस्टिमेट लगाकर चल रहा है बाजार। और मुनाफे में अगर आप देखें तो डेंट ज़्यादा है, गिरावट काफ़ी ज़्यादा है। 1023 करोड़ का था इनका मुनाफा, इससे घटकर अगर आप देखें तो 460 करोड़ रहेगा, यानी कमज़ोर नतीजे आएंगे। ब्याज आय में करीब करीब 11% की बढ़त और मुनाफा 55% की गिरावट। तो ये है आपके लिए M&M फाइनेंस, इस पर रखनी है आपको नज़र। थोड़ा उतार चढ़ाव रहा है, आरबीआई रेस्ट्रिक्शंस आई थी, उसके बाद स्टॉक टूटा था, वहाँ से फिर अपडेट्स जब इसके आए थे तो स्टॉक में बढ़िया रिकवरी रही थी। अब देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस आएगी M&M फाइनेंस की। एक कॉल जय की तरफ से भी आ रही है, जय का जैकपॉट। बताएं सर। दीप, मेरा सुमित के जैसे हुआ है। मुझे भी सेम ही सेक्टर से एक और स्टॉक पसंद आ रहा है, सीमेंट स्पेस से, अल्ट्राटेक सीमेंट। इसका आप 7000 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन दीप खरीदे, 100 रुपए से लेके 103 के रेंज में खरीदे थी। 100 का लॉट साइज है, 60 का एक स्टॉप लॉस लगाइए आप, तो 4000 से लेके 4300 के साइड आसपास का एक डाउन साइड आपका रिस्क होगा। बट टारगेट्स अच्छे निकल कर आ रहे थी। पहला टारगेट इसका है 172 का, सेकेंड टारगेट 240 का है। 172 240 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदना है। आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन है अल्ट्राटेक का। अभी तो काफी टाइम बाकी है इसमें, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से सीमेंट स्टॉक्स में एक एक्शन है, सेक्टर में एक्शन है, और यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप अच्छा कल भी देखने मिला था एंड आज भी हमें देखने मिल रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे भी एक अच्छी खासी एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न दीप देखने मिल रहा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल ही एक सीमेंट सेक्टर में एक अच्छा मूव आपको गोइंग फॉरवर्ड देखने मिलेगा। 7000 तो इसका नेकलाइन है, तो पहला वो टारगेट होगा, और वो निकलते ही दीप काफी एग्रेसिव टारगेट्स उसके बाद निकल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए अल्ट्राटेक। 7000 की कॉल खरीदने की राय 100 रुपए के आसपास आपको मिलेगी। 240 तक के बड़े टारगेट्स आपको इस पर आते हुए देख सकते हैं। ये एक और स्पेस है जो एक्शन के लिए तैयार हुई है। सीमेंट स्टॉक्स हमने 2 दिन पहले भी देखा था, थोड़े मोमेंटम में आए थे, आज फिर से आपको सीमेंट पर मूव बनती हुई दिख रही है। नजर रखिए अल्ट्राटेक पर, नजर रखिए कोरोमंडल पर भी, इस पर भी एक अच्छी मूव आपको आती हुई दिख रही है। डॉक्टर लाल जैसे स्टॉक्स सुबह से ही एक्टिव थे, अभी भी आपको एक्टिव दिख रहे हैं। अच्छा दिन रहा है ट्रेडिंग के लिए। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आज की परफॉर्मेंस कैसी रही है। निफ्टी शुरुआत में हमने देखा था बढ़िया ब्रेथ के साथ खुला था, सिर्फ 4 स्टॉक्स नेगेटिव थे, और अच्छी बात है कि ब्रेथ वहाँ से ज़्यादा खराब नहीं हुए। 10 स्टॉक्स ही नेगेटिव है, उसमें भी सबसे बड़ा इंपैक्ट आपके लिए एक्सिस बैंक पर ही आते हुए दिख रहा है, जहां पर आज वो बड़ी ब्लॉक डील हुई थी, जहां पर बेन ने करीब 1.25% हिस्सेदारी बेची थी। तो सुबह से एक्सिस बैंक कमजोर है, अदरवाइज ज्यादा स्टॉक्स पर इंपैक्ट आया नहीं है। यूपीएल नतीजे अच्छे रहे थे, स्टॉक 1.5% नीचे। नतीजों के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज अच्छा मोमेंटम दिखा रहा था, पर आज ऊपर नहीं गया, लगभग उन्हीं लेवल्स पर है। आइशर थोड़ा ऑटो बिक्री के आंकड़े हालांकि अनुमान से बेहतर रहे, स्टॉक ने फिर देखी मुनाफा वसूली। आज का स्टार अदानी एंटरप्राइजेस 7% ऊपर, बट फार्मा यहां पर आज आपको एक्शन बनते हुए दिखा। डिवीज 6.5% की तेजी। सन फार्मा एक्स ऑफ टैरो अच्छे नंबर से 2% ऊपर। डॉक्टर रेड्डी सुबह से ही बजिंग है, अच्छी खरीदारी इस पर भी आपको आती हुई दिखी। पावर स्टॉक्स में बढ़िया एक्शन रहा। पावर ग्रिड बढ़िया खरीदारी इसकी थी, साथ ही आपने एनटीपीसी में अच्छा एक्शन देखा। टाटा पावर की जो हम अभी बात कर रहे थे, ये स्टॉक भी काफी एक्टिव आपको रखा ट्रेड में। टाटा मोटर्स ऑटो स्टॉक से ये काउंटर मजबूत था। बजाज ऑटो में भी आपने अच्छी खरीदारी देखी है। एचडीएफसी बैंक दोनों ही नहीं अच्छा सपोर्ट दिया है। एशियन पेंट्स
इसके साथ ही TCS, इन्फोसिस दोनों IT दिग्गज भी एक्टिव रहे और टेक महिंद्रा पर रखिएगा नजर क्योंकि इसके नंबर्स आने वाले हैं बस थोड़ी देर में, बाजार बंद होने के बाद आते हैं इसके नंबर्स। ये स्टॉक भी आपके रेडार पर रहना चाहिए। वायदा कारोबार की तरफ आइए, बड़ी मूव NMDC में आती हुई देखिए, बाकी मेटल्स भी देखिए, NMDC हो गया, टाटा स्टील हो गया, JSPL हो गया, JSW स्टील हो गया, हिंडाल्को हो गया, सब में अच्छी खरीदारी देखी। बलरामपुर चीनी बायबैक 9 तारीख को बोर्ड बैठक होने वाली है, बायबैक पर विचार करेंगे, ये स्टॉक रेडार पर रखना है। आरती इंडस्ट्रीज, इसके बारे में सिद्धार्थ जी बात कर रहे थे, बिरला सॉफ्ट, लॉरस लैब्स, माइंडट्री, वोल्टास, SRF, टॉरेंट पावर, L&T इन्फोटेक, ये भी कुछ और काउंटर्स थे जहां पर आपने बढ़िया खरीदारी बनती हुई देखी है। इप्का लैब्स में भी एक्शन रहा, इंडियन होटल्स, एल्केम लैब्स जिसकी बात अभी हो रही थी, पेट्रोनेट, बर्जर पेंट्स, परसिस्टेंट सिस्टम्स, वेदांता और साथ ही ग्लेनमार्क फार्मा, जहां पर सेठी साहब ने कहा ये स्टॉक भी बढ़िया मोमेंटम दिखा रहा है। बट PNB नतीजों के बाद ये टूटा है, 6.5% की गिरावट, नतीजे डिसअपॉइंटेड रहे थे। M&M फाइनेंस जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, नतीजों पहले कमजोर था। अशोक लेलैंड ऑटो बिक्री आंकड़ों के बाद ये गिरा है। MCX, IDFC लिमिटेड, LIC हाउसिंग, बंधन बैंक, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, IB हाउसिंग, मारुति, वर्लपूल और IDFC फर्स्ट बैंक, यहां पर आपने सुस्ती बनती हुई देखी है। कैश मार्केट की तरफ आइए, अगेन यहां पर भी काफी सारे काउंटर्स थे जहां पर आपको बड़ा एक्शन बनते हुए दिखा। ITI 8% ऊपर, रेणुका शुगर्स 8% की तेजी इस पर, एक्विटास होल्डिंग, गॉडफ्रे फिलिप्स, इन्फी बीम, ओलंपिक फार्मा, JK लक्ष्मी सीमेंट, जिंदल स्टेनलेस, हाइडलबर्ग सीमेंट, ये सारे के सारे सीमेंट काउंटर्स हैं जो आपको अच्छा दिख रहे हैं। वरुण बेवरेजेस 5% ऊपर था, PNC इंफ्राटेक, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, बिरला कॉप, फीनिक्स मिल्स, एस्ट्राजेनेका, प्रिंस पाइप्स और साथ ही टाटा मोटर्स के साथ साथ टाटा मोटर्स DVR भी अच्छा रहा। मूवमेंट आपको लाओपाला में दिखी, ये स्टॉक भी एक्टिव था। JSW एनर्जी और थर्मैक्स, यहाँ पर भी आपको पॉजिटिव रुझान दिखा। गिरावट टिमकेन इंडिया नतीजों के बाद 6% नीचे था। KRBL पर आपने कमजोरी देखी। कैस्ट्रॉल यहाँ पर भी नतीजे आए थे, 3.5% की गिरावट इस काउंटर में दिखी है। कल्पतरू पावर ये कमजोर रहा। रत्नामणि मेटल्स, नारायण हृदयालय, EID पैरी, यूनियन बैंक, KSB, मिंदा कॉप, साथ ही लिंडे इंडिया, फिनोलेक्स केबल्स, गुजरात फ्लोरो और कैंप्स, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स भी कमजोर और C इन्फो सिस्टम्स में भी आपने वीकनेस देखी। बट अनिल जी, आज आपने जो मांगा वो आपको मिला सर। 18,125 के ऊपर आपको चाहिए था, लग रहा है फाइनल क्लोजिंग वहां पर आएगी क्योंकि प्रोविजनिंग 18,140 और बैंक निफ्टी भी 41,300 के आसपास ही आएगी, तो बढ़िया क्लोजिंग मिली, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई मतलब अपने कोई ऐसी वो शिकायत नहीं, सब कुछ बढ़िया है। आइए प्रोविजनल क्लोजिंग आपके सामने, फाइनल क्लोजिंग थोड़ी देर में आएगी। डबल सेंचुरी मारता हुआ डाउ फ्यूचर्स 200 पॉइंट ऊपर है, 125 पॉइंट ऊपर नैस्डैक फ्यूचर्स है। कल यानी कि सोमवार रात को खबर आई थी कि पेट्रोल और डीजल के दाम 2 रुपये तक सस्ते हो सकते हैं, मगर 1 घंटे के भीतर भीतर इसे वापस ले लिया है। आम आदमी इंतजार कर रहा है कि तेल सस्ता हो, महंगाई से थोड़ी राहत मिले। क्रूड भी $140 पहुंचने के बाद अब 94, 95 से $90 के आसपास बन गया हुआ है। कंपनियां रूस से जमकर सस्ता कच्चा तेल इंपोर्ट भी कर रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि पेट्रोल डीजल सस्ता हो क्यों नहीं रहा। आज शाम 6 बजे आपकी खबर आपका फायदा में हम इसी वजह को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि महंगाई को काबू करने के लिए तेल की कीमतों को कम करना कितना ज़रूरी है। हमारा साथ देंगे इस पूरी चर्चा में, और चर्चा का नाम है सस्ता क्रूड महंगा तेल, क्या है खेल। RS पांडे साहब होंगे पूर्व पेट्रोलियम सेक्रेटरी, देवाशीष मिश्रा साहब होंगे जो इकोनॉमिस्ट है डेलोइट में, और अजय बंसल साहब हैं जो प्रेसिडेंट है AIPDA के, मतलब ऑल इंडिया पेट्रोल डीजल डीलर्स एसोसिएशन के, डीजल नहीं डीलर्स, इनके वो प्रेसिडेंट हैं। इन सबसे करेंगे हम शाम 6 बजे ये खास मुलाकात। RBI ने पहली देसी डिजिटल करेंसी का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है। RBI की तरफ से लॉन्च किया गया ये ई-रूपी क्या है, कैसे काम करेगा, बिटकॉइन और दूसरी डिजिटल करेंसी से कितना और कैसे अलग है, क्या है ई-रूपी फ्यूचर की करेंसी बन सकता है। ये सारे अगर आपके सवाल हैं तो इसका जवाब मिलेगा आपको इंडिया 360 डिग्री में। आज की हमारी कवर स्टोरी में ई-रूपी फ्यूचर की करेंसी यही, ये आज का हमारा विशेष प्राइम टाइम बुलेटिन का फ्लैगशिप स्टोरी। ब्राजील में वामपंथी वर्कर्स पार्टी के लूला डी राष्ट्रपति चुने गए हैं। ब्राजील में एक बार फिर से लेफ्ट की वापसी हुई है। इंडिया 360 डिग्री में बात करेंगे कि ब्राजील में बदली सत्ता के दुनिया के लिए क्या मायने हैं, लूला डी की वापसी पर भारत की विदेश नीति क्या होगी, करेंगे पूरा विश्लेषण। ब्राजील ने क्यों लिया लेफ्ट टर्न, ये हमारी दूसरी स्टोरी है जो आज शाम को आपको देखनी है। आइए फाइनल क्लोजिंग 18,145, हैप्पी 133 अंक ऊपर, सेंसेक्स 375 अंक ऊपर 61,121, और निफ्टी थोड़ा सा 18 पॉइंट नीचे 41,290, 41,300 के आसपास वहीं बंद हुआ है। फर्स्ट क्लास, परफेक्ट, नो वरीज।
चलिए, सबको धन्यवाद दीजिए जयदीप। बिल्कुल सर। किस किस को? कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी और सिमी जी, चारों का धन्यवाद। और हिमांशु जी, जय ठक्कर साहब, सिद्धार्थ जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। कल है वेडनेसडे, कल वेडनेसडे, कल मिडवीक ट्रेडिंग सेशन है। हाँ, मिडवीक देखो, सेलिब्रेट करने का बहाना चाहिए। फ्राइडे आप कर ही लेते हैं, मंडे हम नहीं भी करना चाहते तो हम बोल देते हैं जोश में आओ, जोश में आओ, आप आ जाते हैं। फिर एक दिन आप अपने आप को संभाल, फिर वेडनेसडे को थकान जो आने लगती है उसको हम मिडवीक सेलिब्रेट करते हैं। तो कल मिडवीक ट्रेनिंग सेशन, आधा डिस्टेंस। हाँ, तो ऐसा लगता है अरे बस अब तो 2 दिन बाद छुट्टी आने वाली है। हाँ, ऐसा फील होने लगता है। तो चलिए, कल फिर से आप सबसे होगी मुलाकात। मुझे दीप को इजाजत दीजिए।